और शाहजी राजे एकमात्र ऐसे राज्यकर्ता थे जो 17वीं सदी के शुरू में उन्होंने ये प्रयास किया कि हमारा एक अलग राज्य हो। इसीलिए पानीपत हुआ है। पानीपत कोई चौतर सरदेशमुख के कारण नहीं हुआ है। ऐसा भी था कुछ कि राजपूताना और मराठाओं का कन्फ्लिक्ट। नमस्ते सर, स्वागत है आपका द हिंदू नमस्कार। कैफे के पॉडकास्ट में। एक मैं डॉक्टर केदार फाल्के सर का एक इंट्रो दे देता हूं, फिर सर से भी एक ब्रीफ इंट्रो लेंगे ही। आपने कुल 11 पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें 9 मराठी में है, 2 इंग्लिश में है। इंग्लिश वाली मैंने पढ़ ली, मराठी आती नहीं तो नहीं पढ़ पाया। अभी होपफुली दिल्ली जाके मैं सीखूंगा। और जो इंग्लिश वाली दोनों आपकी पुस्तकें हैं, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ छत्रपति शिवाजी रेलेवेंस टू मॉडर्न मैनेजमेंट, इस पे आपकी पीएचडी भी है। और दूसरी पुस्तक है द लीगेसी ऑफ छत्रपति शिवाजी किंगडम टू एम्पायर 1600 टू 1818। कैसे हैं सर आप? मैं तो ठीक हूँ। अब ठीक है। एक छोटा सा एक जैसे ब्रीफ इंट्रो आप अपने बारे में बताना चाहें हमारे दर्शकों को तो। मैं मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ। अच्छा। मैं कोई हिस्टोरियन नहीं हूँ, रिनोन्ड हिस्टोरियन तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। अभी मैं सीख रहा हूँ और मेरी अभी विद्यार्थी दशा चल रही है। ज्यादा से ज्यादा मेरा ये प्रयास रहा है कि मेरे स्टेट्समेंट्स जो है, चाहे वो मराठा हिस्ट्री पे हो या मुगल हिस्ट्री पे हो, वो बैलेंस्ड हो और वो प्राइमरी सोर्सेस पे आधारित रहे। मैं मोडी सीख गया हूँ। अभी मैं पर्शियन सीख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, जो टाइप्ड है वो पढ़ रहा हूँ। डॉक्यूमेंट्स भी पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ और पढ़ने के साथ लिखना, लोगों के सामने जाना, स्पीचेस देना, इसी क्षेत्र में मैं कार्य कर रहा हूँ। कार्य कर रहे हैं। तो मीडिएवल हिस्ट्री बताया, फिर आपकी पुस्तकें भी मराठा हिस्ट्री पे भी हैं। तो एक तो सर बड़ा बेसिक सा सवाल है कि जैसे आपने बताया भी मुझे बातचीत में कि आपने अपने भी 2 ही लक्ष्य रखे हैं, एक लिखना और एक बताना, संशोधन करना। तो अंग्रेजों ने जो भारत है वो मुगलों से लिया कि मराठों से लिया? ऐसा जैसे हम देखते हैं, मैंने क्यों पूछा, क्योंकि मीडिया में भी ऐसा दिखने में आता है कि एक समाज कहता है कि हमारे पुरखों ने राज किया था और सत्ता अंग्रेजों ने ले ली थी, तो वास्तव में वारिस उसके वो थे। तो इस पर सर आपका क्या कहना है? जनरल लेक जो था, जिसने आगरा 1802 में मराठाओं से जीता और 1803 में दिल्ली मराठाओं से जीती, जो शुरू के इंग्लिश हिस्टोरियंस है, उन्होंने भी यही कहा है कि हमने भारत का राज्य मराठाओं से लिया है, ना कि मुगलों से। तो अंग्रेजों ने भारत जो जीत लिया, उस समय मराठा पूरे देश में राज्य कर रहे थे, मराठाओं से उन्होंने ये राज्य ले लिया है। अच्छा, तो ये मराठों से लिया है, मुगलों से नहीं लिया है। आप अपनी किताब के बहुत शुरुआत में ही लिखते हैं कि आप डॉक्टर BN सरदेसाई, जो सीनियर प्रोफेसर है हिस्ट्री के, उनके साथ दुनिया भर में कितने स्कूल ऑफ थॉट है हिस्ट्री के, उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। और वो डिस्कशन करने के बाद आपको जानकारी हुई, मतलब आपको समझ में आया कि जो नॉर्थ इंडियन लेफ्टिस्ट और जो यूरोपियन हिस्टोरियंस हैं, उनका हिस्ट्री ऑफ मराठास के प्रति एक प्रिजुडिस है। ये थोड़ा कुछ ऐसे किसी एग्जाम्पल से बताना चाहेंगे, या कुछ ऐसा आपको क्यों लगा? क्या है कि सुरेंद्रनाथ सेन बहुत बड़े हिस्टोरियन हुए। उनके जो 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ है, पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द मराठास और दूसरा है द मिलिट्री सिस्टम ऑफ द मराठास। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द मराठास के शुरू में ही वो लिखते हैं, एक जो राज्य है वो केवल लूट पे केवल 150 साल नहीं चल सकता है। How could an enduring state run on mere plundering for more than 150 years? It cannot be possible. Therefore, the Marathas have had their own systems which were suitable to their central government, their populace, and their officials. They formed their own systems. This is most important. On the other hand, the leading medieval historians, both Europeans as well as नॉर्थ इंडियंस, लेफ्टिस्ट नहीं कहूंगा, राइटिस्ट भी कोई हो सकता है,
तो किसी को हमें लेबल नहीं लगाना है। 18th century was a century of anarchy. Why a century of anarchy? They have to give proper reasons behind this claim. तो ये एक नहीं, आपको मैं कहूँ कि मैं कोई विधान करता हूं तो मुझे ऐसा स्ट्रॉन्ग रीजन बताना होगा कि वाई एनर्की। उसका कोई कारण नहीं है ना, केवल मराठा वहां पे राज्य कर रहे हैं इसलिए एनर्की, ये तो कोई कारण नहीं हुआ। क्या मराठाओं ने लोगों को कत्ल किया, उनके सिरों के मीनार बनवाए जैसे मुगलों ने बनवाए थे, उन्होंने डिस्ट्रक्शन किया, एनवायरमेंट को खराब किया, क्या किया मराठाओं ने इसलिए आप 18th सेंचुरी को एनर्की कह रहे हैं? कोई कारण नहीं है। तो जो स्कूल्स ऑफ थॉट्स तैयार हुए पूरे विश्व में, अगर हमें ठीक दिशा में जाना है, मैं भी गलत हो सकता हूं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा है कि जो मैं कह रहा हूं वही ठीक है, और ना ही मैं ऐसा कभी कहूंगा। सुरेंद्रनाथ सेन ने ही कहा है, इट इज एन एक्सियोम, नो एनी अथॉरिटी हाउएवर मोर रिलायबल देन हिज सोर्सेस। जो मैं कह रहा हूं उसका मूल्य, उसका महत्व कितना है, जो मैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस प्रोवाइड करता हूं उतना ही, नो मोर नो लेस। यही हिस्ट्री है, यही हिस्टोरिकल रिसर्च है, उससे आगे कुछ नहीं, पीछे कुछ नहीं। ठीक। तो जैसे अभी आपने ये बोला तो इस पे ही मेरे मन में सवाल आ गया, एक हिस्ट्री है क्या? व्हाट इज हिस्ट्री या व्हाट इज द पर्पस ऑफ हिस्ट्री पे बहुत डिबेट्स चलती हैं। तो एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री आपसे मैं पूछूं, और आपने खुद को अपना बताया, वो आपका बड़प्पन है कि आप हिस्ट्री के स्टूडेंट ही हैं, तो हिस्ट्री क्या है और क्या हिस्ट्री का पर्पस भी होता है, या क्या है ऐसा कुछ? क्या हिस्ट्री, E.H. कार की जो डेफिनेशन है वो मुझे ज्यादा पसंद आती है। क्या डेफिनेशन है? वो डेफिनेशन ये है, हिस्ट्री मीन्स अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। वो संवाद जो है पास्ट का प्रेजेंट से, वो कभी खत्म नहीं होता, वो हमेशा चलता रहता है। ठीक है, यही हिस्ट्री है। दूसरी बात बता दूं, मैंने स्वयं इतिहास की एक व्याख्या बनाई है। अच्छा। वो मराठी में है, वो पहले मराठी बताता हूँ, बाद में हिंदी और अंग्रेजी करने का प्रयास करूंगा। इतिहास म्हणजे सत्याचरण, हे कधी विसरू नये। इतिहास यानी कि सत्य का आचरण, ये लोगों को कभी नहीं भूल जाना चाहिए। अगर मैं झूठ बता दूं भी तो पीछे जो घटना हुई है वो मेरे झूठ बताने से बदलने वाली नहीं है, वो जैसी की तैसी रहेगी। यही बात लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। देखिए, 4 रूल्स है, देयर आर 4 रूल्स। मानो मेरे जो पूर्वज है उन्होंने कुछ गलतियां की हो, वो गलतियां मैंने नहीं की है, और उन गलतियों को मैं जिम्मेदार नहीं हूं। ये पहली बात। दूसरी बात ये है, उनका जो पराक्रम है वो उनका है, मेरा नहीं है, और मेरी गलतियां उनके पराक्रम के नीचे दब नहीं सकती, वो खुल के लोगों के सामने आ जाएंगी। वैसे ही बिल्कुल उलट बात है, जो मेरा क्रम है, मेरा पराक्रम है, मेरे पराक्रम के कारण मेरे पूर्वजों ने जो गलतियां की है उस पे पानी नहीं डाला जा सकता, और जो मैं गलतियां करूंगा वो मेरे पूर्वजों के पराक्रम से नहीं दब जाएगी। आइदर और नाइदर नॉर, यही हिस्ट्री है। ये जब लोग इसको पूर्ण सत्य स्वरूप स्वीकार करेंगे तभी हम इतिहास से कुछ सीख पाएंगे, वरना केवल हिस्ट्री यानी कि कुछ चांद की कहानियां, ऐसा कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला। हिस्ट्री किस लिए, इतिहास का अध्ययन किस लिए करना चाहिए, उसका एक कारण है। इतिहास का अध्ययन इसलिए करना चाहिए कि जो गलतियां हुई है वो बार बार ना दोहराई जाए, और हर समय पिछली गलतियों से कुछ सीखा जाए। ये इतिहास का अभ्यास करने का पहला कारण है। दूसरा कारण है, हमें अच्छा कार्य करने के लिए, हमारा भविष्य और उज्जवल बनाने के लिए हमें जो हिस्ट्री से प्रेरणा मिलती है, उसके कारण हमें इतिहास का अध्ययन करना चाहिए। ठीक।
इसी किताब में लिखते हैं कि जो आपके हिस्ट्री के टीचर हैं श्री मान सिंह राव कुमतेकर, अगर मैं ठीक प्रोनाउंस हाँ कर रहा हूँ, हाँ वो ऐसा कहते हैं कि इतिहास के हर विद्यार्थी को एनसी केलकर जी की जो किताब है मराठे इंगराज संबंध, रिलेशंस बिटवीन मराठास एंड इंग्लिश, हाँ उसमें जो वासुदेव शास्त्री खरे जी ने प्रीफेस लिखा है बिल्कुल वो पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। तो क्या है इस प्रीफेस में, अगर थोड़ा सा आप बताना चाहें शॉर्ट में? शॉर्ट में बताना तो मुश्किल है, लेकिन लॉन्ग में भी बता सकते मैं हैं। उसके 2 कोट्स में आपको बता दूं। मराठाओं को अंग्रेजों से परास्त, मतलब मराठा अंग्रेजों से परास्त हुए, उसका कारण क्या है ये उन्होंने बताया है। मानो नदी बह रही हो और उसमें 2 बर्तन गिर जाए, एक मिट्टी का हो और एक लोहे का हो, और वो दोनों एक दूसरे से टकरा जाए, तो कौन सा फूटने वाला है, टूटने वाला है, ये तो तय है। जो मिट्टी का बर्तन है वही टूटेगा, लोहे का बर्तन नहीं टूटेगा। अगर मराठा अंग्रेजों से नहीं हारते तो फ्रेंच उनको हराते और ये देश फ्रेंच जीत लेते। क्या है, हमारा पराभव क्यों हुआ? मैं जब मराठा कहता हूं तो मैं पूरे महाराष्ट्र को सामने नहीं रखता, मैं पूरे देश को सामने रखता हूं, क्योंकि मराठाओं का राज्य यानी कि हिंदुओं का पूरे भारत का राज्य, यही भावना मेरे मन में आज भी है, कल भी थी और परसों भी रहेगी। तो हमारा पराभव क्यों हुआ, उनके जो उन्होंने कारण दिए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी बात उन्होंने जो बताई है कि हम ये जो अंग्रेज है उनसे क्यों पिछड़ गए, उसके कारण भी उन्होंने दिए हैं। और आगे जाके हमें, अगर कल हमारे पास स्वराज्य था, उस समय 1918 में उन्होंने लिखा है कि कल हमारे पास स्वराज्य था, वो हमारी गलतियों के कारण चला गया। अगर वो स्वराज्य परसों हमें मिल भी जाता है तो उस स्वराज्य को कैसे टिकाना है और उसे कैसे प्रफुल्लित करना है, उसे ज्यादा से ज्यादा हमारा भविष्य कैसे बेहतर बनाना है, उसके लिए हमें कष्ट करना चाहिए। ये सब उन्होंने उस प्रीफेस में दिखाया है कि क्या गलतियां हुई और हम क्यों पिछड़ गए। नदी बहती है, वो कभी रुकती नहीं, और अपना जो प्रवाह है वो स्वयं ही साफ करती रहती है। जितने भी पाप लेती है अपने पेट में डाल लेती है, लेकिन स्वयं तो गंदी नहीं होती और दूसरे के भी पाप धोती है। वैसे मनुष्य का जीवन है कि जो बहती नदी की तरह होना चाहिए। ठीक। तो अब हम जैसे किताब के विषय पे आते हैं, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य मराठा उसकी जो फाउंडेशन रखी, छत्रपति शिवाजी महाराज के आने से पहले उसकी पूर्व संध्या पे भारत की राजनीतिक स्थिति अगर मैं आपसे जानना चाहूं क्या थी? 1193 में अलाउद्दीन खिलजी से पृथ्वीराज चौहान की पराभव हुई। यादवों का राज्य चल रहा था देवगिरी में, वहां पे यादव भी पराभूत हुए। रेड्डीज किंगडम था आंध्र प्रदेश, यह सभी, वारंगल उनकी कैपिटल थी, उनका भी पराभव हुआ। सभी राजपूत हार गए। 1616 में एक उदयपुर का राज्य बचा था, उन्होंने भी जहांगीर का मांडलिकत्व स्वीकार किया। विजयनगर साम्राज्य जो बना, 7 जनवरी 1565 में तालीकोट की जो लड़ाई हुई, निजामशाही, कुतुबशाही और आदिलशाही, इन तीनों सल्तनतें, इन तीनों ने मिलके विजयनगर का भी पराभव किया। बाबर ने 1526 में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। मुगलों को 1526 के बाद लोधी डायनेस्टी जो थी उनका पराभव किया। 1526 के बाद एक ऐसे लगभग सैकड़ों हजार, हर एक बैटल में वो विजयी होते गए और लोगों को ऐसे लगने लगा कि मुगलों का पराभव करना लगभग नामुमकिन है, ये अशक्य प्राय बात है, उनको कोई परास्त नहीं कर सकता। शिवाजी महाराज जो पहले थे, लोगों को दिखाया हम मुगलों को पराभूत भी कर सकते हैं और इस देश में अपना स्वयं का राज्य भी निर्माण कर सकते हैं। ये पॉलिटिकल सिनारियो था
कि आप देश का अगर मैप हमारे सामने आ जाए और उसके ऊपर एक आप दृष्टि रख के, तो आपको पता चलेगा कि कहीं पे भी हिंदू राज्यकर्ता वहां पे नहीं था। उन्होंने वो राज्य शून्य से निर्माण किया। शून्य से निर्माण। बिल्कुल। उनकी जो पार्श्वभूमि थी, उनके जो पिताजी थे शाहजी राजे और उनके जो दादाजी थे मालोजी राजे, उन्होंने उसकी पार्श्वभूमि तैयार की थी। लेकिन फिर भी वो जो एक अलग कार्य है, अलग राष्ट्र का निर्माण करना, अलग राज्य का निर्माण करना, बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी। ये था। आपने अपनी पुस्तक में लिखा और अभी आपने बताया भी कि शाहजी शिवाजी के पिताजी, उन्होंने 2 अटेम्प्ट किए थे इंडिपेंडेंट किंगडम स्थापित करने के। थोड़ा थोड़ा सा उसके बारे में। वो पहले किसी के मन में ये भावना निर्माण हो कि हमारा राज्य हो, वो ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और शाहजी राजे एकमात्र ऐसे राज्यकर्ता थे जो 17वीं सदी के शुरू में उन्होंने ये प्रयास किया कि हमारा एक अलग राज्य हो। लेकिन मैन पावर है, उससे ज्यादा मनी पावर भी है, वो कुछ कमियां थी। लेकिन शिवाजी महाराज के लिए उन्होंने बेस तैयार किया। पुणे, सुपे, चाकन, इंदापुर और शिरवल, ये 5 परगनास थे जो उनके जागीर में आते थे। यही शिवाजी महाराज का शुरू का राज्य है। और लगभग 26 साल तक शिवाजी महाराज का जो शुरू का राज्य है, ये केवल 5 परगनास थे। 1656, 15 जनवरी 1656 उन्होंने जावली जीत ली, जो महाबलेश्वर, प्रतापगढ़, ये जो सब एरिया है वो जावली का एरिया है। अपने पिताजी के जागीर के बाहर रखा हुआ वो पहला कदम था शिवाजी महाराज ने। कितने वर्ष लगे? 26वें वर्ष में उन्होंने पहला कदम बाहर रखा। फिर बाद में उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और आगे बढ़ते गए। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का जब मतलब मेंशन होता है तो उसमें उनकी माताजी जीजा माता का भी जरूर वर्णन होता है। थोड़ा सा उनके बारे में बताएं। पहली बात तो ये है, जो लखूजी जादव थे, जीजा माता के पिताजी, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया था। वो बहुत बड़े सेनानी थे। मुगलों की सेना में? किस? नहीं, वो पहले निजामशाही में भी थे और कुछ दिन मुगलों की सेना में भी थे। लेकिन वो देवगिरी के जो यादव है उनके वंशज थे और उनका एक अलग नाम था पूरे महाराष्ट्र में। उनके लिए लोगों के मन में आदर था, सम्मान था, ये सब उन्होंने देखा था। शाहजी राजे के जो 2 प्रयास थे वो भी जीजा माता ने देखे थे। राधा माधव विलास चंपू, जो गद्य और पद्य मिश्रित काव्य रचना होती है, उसे चंपू कहते हैं। जयराम पिंडे नाम का बहुत बड़ा कवि था। उसने जीजा माता, उनका वर्णन करने के लिए 4 पंक्तियां लिखी है, केवल 4। जशी चंपकेसी फुले फुल जाई, भली शोभली जास जाया जिजाई, जिचे कीर्तीचा चंबू जंबू द्वीपाला, करी सावुली मावुलीसी मुलाला। मतलब उनकी जो फेम है वो पूरे विश्व में फैल चुकी है। और शिवाजी महाराज को जिन्होंने संरक्षित किया है, ऐसी माँ या जीजा माता। केवल ये 4 पंक्तियां काफी है कि उनका महत्व क्या है। उनके लेटर्स है, अब लेटर्स तो बड़े बड़े हैं। प्रशासन, उन्होंने कैसे प्रशासन चलाया वो उससे हमें पता चलता है। उन्होंने जो वर्डिक्ट्स दिए हैं, न्यायदान किया है, उसका शिवाजी महाराज पे अलग इम्पैक्ट हुआ। और दूसरा बात, जो शिव भारत, ये जो ग्रंथ है, परमानंद गोविंद नेवासकर जिन्होंने संस्कृत ग्रंथ की रचना की, शिव भारत, उसमें शिवाजी महाराज की जो जड़न घड़न हुई, तो जीजा माता ने उन्हें कैसे पढ़ाया, रामायण पढ़वाया, महाभारत पढ़वाया। मार्शल आर्ट्स के लिए अलग टीचर्स थे। लेकिन माता के जो संस्कार होते हैं, वो जब हम शिव भारत पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि उनकी जड़न घड़न, ठीक शब्द है ना हिंदी में, तो कैसी हुई होगी। और जीजा माता ने उनके ऊपर जो संस्कार किए, वो सब हमें उससे पता चलता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जो आयु है वो 15 साल है।
दादाजी कोंडदेव के सुपरविजन में वो पुणे का एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं। आदिल शाह अपनी सेना भेजता है कोंडाना किला इसके लिए, और ये 15 साल की बाल्यावस्था में ही छत्रपति शिवाजी महाराज को किलों का महत्व समझ में आ जाता है। और ऐसा बताते हैं कि मराठा साम्राज्य में और हिंदवी स्वराज्य में किलों का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल था। थोड़ा सा इन किलों के बारे में यदि आप प्रकाश डालें। ये जो फोर्ट्स है जिसे हम हिल फोर्ट्स कहते हैं, तो ये जो सल्तनतें थी, अगर इनकी जो कैपिटल्स है, गोलकोंडा है कुतुबशाही की, बीजापुर है आदिल शाही की, या नगर है निजाम शाही की, ये प्लेन्स में है। हिल फोर्ट्स इन्होंने बिल्कुल निग्लेक्ट किए थे। अगर राज्य को प्रोटेक्ट करना है तो हिल फोर्ट्स को पहले जीता जाए, ये बात शिवाजी महाराज के मन में थी। इन सभी जो सुल्तानों ने इनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। केवल किले ये राज्य को प्रोटेक्ट नहीं करते, लेकिन आर्म्स एंड एम्यूनिशन स्टोर करना है, ग्रेन स्टोर करना है, और जब कोई हमारे राज्य के ऊपर आक्रमण करता है तो प्रजा कहाँ जाएगी? तो हिल फोर्ट्स पर जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब कोई राज्य पे आक्रमण करता है तो हिल फोर्ट्स जीत लेना उस समय बहुत ही कठिन बात थी, बहुत ही कठिन बात थी। रामसेज नाम का बहुत ही छोटा दुर्ग है, ये नासिक के पास है। मुगल 5 वर्ष तक जूझ रहे थे वो केवल छोटा किला जीतने के लिए, लेकिन वो 5 वर्ष वो किला जीत नहीं पाए। रामसेज जो नासिक के पास है, ऐसे बहुत सारे किले हैं। यही महत्व था कि अगर हमारे राज्य को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स तो बहुत कम था, और कम ह्यूमन रिसोर्स को साथ लिए ये जो बड़ी बड़ी सल्तनतें हैं, मुगल साम्राज्य है, इनके विरुद्ध खड़ा रहना है, तो फोर्ट्स ये बहुत ही बड़ा क्या ऑप्शन था अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये बात उनके मन में शुरू से थी। उनकी और सोनोपंत डबीर जो शाहजी राजे ने भेजे हुए शुरू के मंत्री थे, उनके बीच जो चर्चा हुई है, जिसे हम फोर्ट्स पॉलिटी या मराठा पॉलिटी कहे शुरू की, वो शिव भारत, अभी जो मैंने आपको संस्कृत ग्रंथ बताया, उसमें उन दोनों के बीच का संवाद आया है कि क्यों फोर्ट का हमें सहारा लेना चाहिए। उस ग्रंथ में है, उस ग्रंथ में पूरा दिया है। तो उस ग्रंथ का ट्रांसलेशन भी हुआ इंग्लिश में? नहीं, इंग्लिश में नहीं हुआ है, मराठी ट्रांसलेशन है, लेकिन अच्छे जो रीडर्स है वो संस्कृत पढ़ सकते हैं, उसका वो अर्थ लगा सकते हैं। बिल्कुल। तो जैसे अभी आपने एक किले के बारे में बताया जो नासिक के पास है, रामसेज। ऐसा कोई एक और किला जिसकी कुछ जैसे हम देखते हैं कि राजपूताना जो था राजस्थान में, उधर भी बहुत सारे किले थे, और कुंभलगढ़ को छोड़ के सारे किले ध्वस्त होते चले गए, और आपने बताया कि यहाँ पे एक छोटे से किले को जीतने के लिए 5 साल लग गए। कोई और किला आपको जैसे मतलब क्या विशेषता रहती थी, या कुछ उसकी विशेषता किले की आप बताएं? कि कितने किले बताओ आपको? आप एक बताएं, जैसे केवल एक ही। आपके पास तो बहुत है, पर एक जैसे कोई किला जो आपको लगता हो कि ये तो जरूर बताना चाहिए। महाराष्ट्र इज द लैंड ऑफ फोर्ट्स। ठीक है। राजगढ़ ये जो किला है, वो राजगढ़ का कंस्ट्रक्शन लगभग 20 वर्ष तक चला। वो उसका जो अल्टीट्यूड है वो 4500 फीट अबोव द सी लेवल। उसका कंस्ट्रक्शन 20 साल चला। मेरे जो गुरुदेव थे श्री निनादराव बेडेकर, वो 2015 में गुजर गए। अभी आपने बीएन सरदेसाई सर का नाम लिया, वो भी 5-6 दिन पहले ही गुजर गए। तो दोनों को मैं श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। सभी मेरे जो टीचर्स है उनके प्रति मेरे मन में आदर भाव है। उन्होंने जो कैलकुलेशन किया था, एक राजगढ़ का कंस्ट्रक्शन करने के लिए लगभग 2,81,000 मेट्रिक टन इतना स्टोन उसका उपयोग हुआ है, केवल एक राजगढ़ का उपयोग कंस्ट्रक्शन करने के लिए। कोंडाना है यही इसी दिशा में है, दक्षिण की ओर, पुणे के दक्षिण की ओर है, 20 किलोमीटर होगा। ज्यादा महाराष्ट्र में अगर किसी किले पर कंट्रोल करने के लिए ज्यादा संघर्ष हुआ है तो वो है कोंडाना। भुलेश्वर, ये जो लाइन है सह्याद्री की,
वहां पे वो कोंडाना स्थित है, नीले आकाश को स्पर्श करने का प्रयास कर रहा है, इतना ऊंचा है। वो जो सीधी लाइन जाती है उधर पुरंदर है, जहां पे मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी महाराज के एक और सेनानी मुरारबाजी देशपांडे, उनकी बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, तो मुरारबाजी वहां पे उनकी मृत्यु हुई, वो हुतात्मा हो गए। वहां पे पुरंदर है, वज्रगढ़ है उसी दिशा में, यहाँ पे चाकन है, एक छोटा सा फोर्ट जिसे हम फोर्ट्रेस या कैसल कह सकते हैं। शायस्ता खान इतनी बड़ी फौज थी, वो जीतने के लिए लगभग 2-3 महीने लग गए। इसमें केवल एक छोटी इतनी छोटी गढ़ी, ठीक, जो फोर्ट भी नहीं है, वो ऐसे पहाड़ों पे है, वो अलग अलग है। रायगढ़ है, रायगढ़ की वाटर प्रिजर्विंग कैपेसिटी कितनी है? कितनी? लगभग 10 करोड़ लीटर्स। 10 करोड़ लीटर्स। हाँ, तो अगर इसको जैसे हम सिंप्लीफाइड कहें तो ये पानी कितने दिनों के लिए पर्याप्त रहता है? पूरे 1 वर्ष के लिए। टॉमस निकल्स इंग्लिश था, इंग्लिश एम्बेसडर था। 13th ऑफ मई 1673 से 13th ऑफ जून 1673, लगभग 1 महीने के लिए वो रायगढ़ पे था। उन्होंने कहा है कि सब वाटर टैंक्स, वाटर बॉडीज कट इन द रॉक्स टू प्रिजर्व द वाटर, और एक बार पानी उसमें आ गया तो वो केवल कुछ लोगों के लिए नहीं, सभी लोगों के लिए 1 वर्ष तक पर्याप्त है। पानी है। आज भी आप रायगढ़ जाते हैं तो आपको वहां पे ऊपर पानी मिलेगा। ठीक, ये सब उन्होंने किया है। किले थे ये। अभी आपने नाम लिया अफजल खान का, तो आपने उसका पूरा नाम या शायद उसके साथ का विशेषण भी अपनी किताब में लिखा है, कातिले मुतमरिदिन काफिरान शिखंडे बुनियादे बुतन। मतलब आपने लिखा है कि वन हु किल्स दोज हु रिबेल एंड इनफिडल्स एंड हु ब्रेक द लेग्स ऑफ आइडल्स। तो इस जो इतना बड़ा इसका ये नाम है कि विशेषण है, इस अफजल खान का जो छत्रपति शिवाजी ने वध किया, ये तो बाहर भी लोगों को जैसे पता रहता है वो बागनखा से किया, पर ये पूरा थोड़ा इंसिडेंस अगर आप बताना चाहें जो। ये अबे बार्तलेमी कैरे फ्रेंचमैन था। वो 1672 में यहाँ पे चौल पे आया, और वो यहाँ से सेंट थोम जा रहा था, तो बीजापुर भी गया। जब वो बीजापुर गया तो उसने देखा कि अफजल खान की जितनी भी बीवियां थी, आज भी तकिया बीजापुर जिसे कहा जाता है, बीजापुर आज शहर जो है उसके पश्चिम में ये भाग स्थित है। वहां पे खेतों में 63 टोम्स सेम साइज सेम शेप में आज भी खड़ी है। वहां पे 63 टोम्स ऑफ अफजल खान वाइव्स। ही किल्ड ऑल हिज वाइव्स। क्यों? अगर उन्होंने कुछ गलतियां की, या मैं मतलब कैमरे के सामने ये बताना नहीं चाहता, लेकिन दर्शक समझ जाए कि मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं, तो सभी को उसने मार दिया। अफजल खान जो था, उसका जो अभी सील है, गर अर्ज कुनत सी पहर अला फजल फुजला व फजल अफजल अजहर मलकी बजाय तस्बीह आवाज आयत की अफजल अफजल। उसका अर्थ यह है कि उच्च से भी उच्च स्वर्ग को ऐसी इच्छा हुई कि पृथ्वी पे सबसे सर्वश्रेष्ठ मनुष्य कौन है, उसकी तुलना की जाए। तो जब हम रोजरी ऐसे खींचते हैं तो हर एक मनी से केवल अफजल 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 ऐसा आवाज आएगा, ऐसा उस सील का अर्थ है। दूसरी, वो अपने आप को बुत शिकन कुफ्र शिकन कहता था। बुत शिकन यानी मूर्तियों को तोड़ने वाला, कुफ्र शिकन यानी कि काफिरों की कत्ल करने वाला। अफजल खान जहां भी जाता था, हर एक शहर को, हर एक गांव को उसका नाम देता था। आज भी अफजल नगर, अफजलपुर आपको कर्नाटक में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे सातारा जिला है, कोरेगांव बहुत पुराना गांव है, उसके पास रहमतपुर, ये भी 400 साल पुराना गांव है। उस रहमतपुर में रंदुल्ला खान आदिल शाही सरदार था, वो मर गया, उसका बेटा था रहमत खान, उसने उसका रोजा वहां पे बंधवाया और उसका नाम दिया रहमतपुर।
जब अफजल खान वहां पे आया तो अफजल खान ने रहमतपुर चेंज किया और अफजलपुर नाम दिया। यहाँ पे वाई और एक बहुत पुराना शहर है, 500-1000 साल भी पुराना होगा, कृष्णा नदी के किनारे पे है। तो वहां पे बाउदन नाम का एक गांव है, उस बाउदन को अफजल खान ने अफजल नगर ऐसा नाम दिया था। औरंगजेब ने कल्याणी और बीदर, कल्याणी वॉज द कैपिटल ऑफ ओल्ड चालुक्य इन टुडेज कर्नाटका एंड बीदर वॉज द कैपिटल ऑफ बहमनी सल्तनत फॉर मोर देन 100 years। ये दोनों बड़े किले जीत लिए अफजल खान ने, औरंगजेब ने। औरंगजेब उस समय दक्कन का सूबेदार था। औरंगजेब 2 बार दक्कन में सूबेदार बन के आया। उसका जो पहला टेनर था वो 1636 से लेके 1644 तक का था। दूसरा टेनर जो था वो 1652 से लेके 1658 तक था। 1656 में अफजल खान ने पहले बीदर जीता, बाद में कल्याणी जीता। तो उस समय अफजल खान कर्नाटक में था। अफजल खान वहां से बीदर कल्याणी एरिया में आया। वहां पे औरंगजेब और अफजल खान की बड़ी लड़ाई हुई और औरंगजेब अफजल खान के हाथों पकड़ा जाता। अच्छा। एक ऐसा हुआ कि रणांगण में अफजल खान की सेना ने औरंगजेब को चारों ओर से घेर लिया। औरंगजेब डर गया कि अफजल खान कुछ भी कर सकता था। औरंगजेब ने खान मोहम्मद, जो उस समय आदिल शाही का वजीर था, उसको खत लिखा। बादशाह ने भेजा हुआ खत उसे फरमान कहते हैं और शहजादे ने भेजा हुआ खत उसे निशान कहते हैं। औरंगजेब ने निशान भेजा उसे और निशान में लिखा कि ये मुगलों का शहजादा आपके पास अपने प्राणों की भीख मांग रहा है। जब अफजल खान ने घेर लिया था। लेकिन आप ये भी सोचिए कि मुझे कुछ हो गया, अब औरंगजेब को कुछ हो गया तो दिल्ली से सागर जैसी फौज निकलेगी और बीजापुर को तबाह कर देगी। आप सोच लीजिए। तो खान मोहम्मद डर गया कि कल अफजल खान औरंगजेब के साथ कुछ भी कर सकता है और शाहजहां को गुस्सा आया और सचमुच में उसने फौज भेज दी तो बीजापुर तो मिट्टी में मिल जाएगा। एक रात में उसने औरंगजेब को पूरे सेना सहित निकल जाने के लिए मार्ग तैयार किया और औरंगजेब भाग गया। अफजल खान तो मन में उसके लड्डू फूट रहे थे कि कल औरंगजेब को मैं अपने हाथों से गिरफ्तार करूंगा और उसको कत्ल करूंगा। सुबह उठते देखा तो क्या था, कुछ नहीं था। बैटलफील्ड वाज कंप्लीटली एम्प्टी एंड औरंगजेब एस्केप सक्सेसफुली, सेफली एस्केप। तो कैसे हुआ, किसी को कुछ पता नहीं चला। जब अफजल खान को पता चला तो अफजल खान ने दोनों हाथों में दांड पट्टा, जो अलग शस्त्र है, ऐसे बहुत ही गुस्से में बीजापुर के बीच चौराहे से गुजरते हुए मुख्य मार्ग से ऐसे भूमि पे दन 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 ऐसे ये आवाज करते हुए वो दरबार गया और उसने खान मोहम्मद के विरुद्ध अपनी कंप्लेंट वहां पे दर्ज की। तो खान मोहम्मद का केवल इतना ही कहना था कि उसकी बात सुनी जाए, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। और बीजापुर का जो मक्का दरवाजा है, वहां से जैसे ही उसकी पालकी अंदर आई, पैलनक्विन, तो इतने लोग उस पे टूट पड़े कि खान मोहम्मद की डेड बॉडी दफन करने के लिए टोपली में भर के ले जानी पड़ी। आपको मालूम है उसको मारा गया, उसकी जो तारीख थी वो थी 10 नवंबर 1657। 10 नवंबर 1657, ठीक है, इंग्लिश तारीख थी, मतलब ये यूरोपीय तारीख थी। मॉडर्न क्रोनोलॉजी, नॉट इंग्लिश बट मॉडर्न क्रोनोलॉजी, वरना लोग कहेंगे कि अरे नहीं ये गलत हो गया। तो बिल्कुल 2 वर्ष बाद उसी तारीख को 10 नवंबर 1659 शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मार गिराया। सभी लोग डर गए थे। लोग कहने लगे कि नहीं, अफजल खान के साथ लड़ाई करना ठीक नहीं है, आप उसके साथ संधि करो। शिवाजी महाराज के जो बड़े भाई थे उनका नाम भी संभाजी राजे था। कर्नाटक में बड़ा दुर्ग है कनकगिरी, वहां पे अफजल खान और ये शिवाजी महाराज के बड़े भाई संभाजी राजे दोनों एक साथ
लड़ाई कर रहे थे, ये दोनों मिलके लड़ रहे थे। दोनों मिलके लड़ रहे थे। और एक समय आया संभाजी राजे को सैन्य की ज्यादा कुमक चाहिए थी, लेकिन अफजल खान ने जानबूझ के ये सैन्य नहीं भेजा, तो वो मारे गए। छत्रपति शिवाजी के बड़े भाई, छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े भाई ये सभी निराश हुए। शहाजी राजे निराश हुए, शिवाजी महाराज निराश हुए, जीजा माता निराश हुई, सभी लोग निराश हुए। कोई भी कारण नहीं था, केवल और केवल अफजल खान के कारण, धोखे के कारण। उसने जो धोखा किया वो मारे गए। और राजा कस्तूरीरंगा था, उसने तो कंप्लीट सरेंडर किया था, अपने हाथ रुमाल में बांध के वो सामने आया था, फिर भी अफजल खान ने उसे मार दिया, दगाबाजी करके मार दिया। तो ये जो अफजल खान का पूर्व इतिहास है वो शिवाजी महाराज के अलावा और कौन अच्छा जानता था। शिवाजी महाराज ने कहा संधि वगैरह कुछ नहीं, अगर मैं मर भी जाऊंगा तो मैं हुतात्मा हो जाऊंगा, लेकिन आप डरियो मत। संभाजी राजे जो उनके बेटे, वो केवल 2-2.25 वर्ष के थे। नेताजी पालकर उनके कमांडर इन चीफ थे, जीजा माता उनकी माता श्री, इन सभी के नेतृत्व में यह राज्य आगे बढ़ाइए, ये उन्होंने लोगों को कहा। और उन्होंने कहा अगर मैं हूं तो मैं हूं ही, तो मैं देख लूंगा। केवल 5 मिनट में काम तमाम। यहाँ पे एनडीए है, वहां के लोग मुझे स्पीच देने के लिए बुलाते हैं कि ये सब लोग आपके जैसे है, यंग है, डैशिंग है, इन्होंने एक खून की बूंद तक नहीं देखी है, और ये कल एलओसी पे हमारे शत्रुओं के विरुद्ध लड़ने के लिए जा रहे हैं। इनको कुछ ऐसी कहानियां बताइए कि इनके अंदर वो ये जज्बा तैयार हो जाए। मैं उन्हें केवल एक ही बात बताता हूं, हम सभी किनके वंशज है आपको पता भी है? अफजल खान का मराठी में कोतड़ा कहते हैं, मतलब हाँ, वो बाहर निकालते समय जिनका ये जो हाथ है वो केवल एक क्षण के लिए भी ऐसे ऐसे नहीं हुआ था। ऐसे महापुरुष का नाम लेके आप एलओसी पे जा रहे हैं, आपको विजयी मिलेगी। दिस इज द स्टोरी ऑफ प्रतापगढ़ वॉर। नहीं, पर ये तो आपने बताया, पर मैं आपसे ये जो अफजल खान ने छत्रपति शिवाजी महाराज को बोला मिलने के लिए, फिर ये लोग जाते हैं, वो वाला भी बता ही दीजिए। वो बहुत बड़ी स्टोरी है, हम उसके ऊपर एक अलग ये करेंगे एपिसोड। लेकिन क्या है कि प्लेसमेंट ऑफ सोल्जर, ये एक बात थी। दूसरी बात थी वॉर मैनेजमेंट कैसे किया जाए। तीसरी बात थी सेल्फ प्रोटेक्शन, और चौथी बात थी आफ्टर द मीट, भेंट होने के बाद जो भी होने वाला है। अगर दुर्भाग्य से वहां पे शिवाजी महाराज मारे जाते तो अफजल खान भी मारा जाता। ये पहले ही प्लान था, ये पहले प्लान था। प्लान था या नहीं था मुझे नहीं मालूम, क्योंकि उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं कहते, लेकिन जो भी हुआ है उसके ऊपर तो ऐसे ही दिखाई देता है। क्योंकि अफजल खान को मारने के बाद उसकी सेना को भी मारना शुरू कर दिया था। पहला डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस सपोर्ट्स द केस दैट अफजल खान ने पहले शिवाजी महाराज के ऊपर हमला किया, बाद में शिवाजी महाराज ने उसको उत्तर दिया, और फिर फोर्ट पे आके गोला दागा। हाँ, तो सभी लोग चौकन्ना हो गए कि इसके ऊपर टूट पड़ना है। जो जितने भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है वो सब यही कहते हैं। ये जो बहुत सारे हिस्टोरियंस है, फरूकी है, जिन्होंने औरंगजेब एंड हिज टाइम्स ये जो किताब लिखी है, तो उन्होंने शिवाजी महाराज के ऊपर चार्ज लगाया है कि फर्स्ट ब्लो उन्होंने किया, शिवाजी महाराज ने। नॉट एट ऑल सर, जदुनाथ सरकार ने शिवाजी एंड हिज टाइम्स में इस बात का परीक्षण किया है, और उन्होंने यही दिखाया है कि पहला ब्लो अफजल खान ने किया था, शिवाजी महाराज ने नहीं। इट वॉज ओनली रिएक्शन, इट वॉज ओनली रिएक्शन। तो न्यूटन का भी नियम है, एक्शन का रिएक्शन हो गई। तो उनके पास कोई और चांस ही नहीं था। एक भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस ऐसा नहीं है कि जो कहे कि शिवाजी महाराज ने पहले अफजल खान, था। बिल्कुल भी नहीं है। उसके मन में जो चल रहा था
तो उसने उसकी जो तलवार थी जमदाड़, यानी कि यम की दाढ़, यम का, यम की दाढ़। हाँ, तो उसका जो वकील था उसके हाथ में दी, देख मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो शिवाजी महाराज ने भी उनकी तलवार उनके वकील के हाथ में दी, तेरे पास कुछ भी नहीं है तो मेरे पास भी कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी अफजल खान के पास बिछुआ था जो छिपाया था, और फिर भी शिवाजी महाराज के पास कुछ था, वागनक था और बिछुआ था, दोनों। हाँ दोनों थे। उसके अफजल खान के पास बिछुआ नहीं था, कट्यार थी। तो जैसे वो मिले, तो अफजल खान बड़ा था, यहाँ पे औंध में म्यूजियम है, वहां पे अफजल खान का एक चित्र है। मेरी दूसरी किताब है उसमें वो चित्र मैंने छापा है, शिवराज भूषण मराठी किताब है, तो उसमें वो चित्र छापा है। तो उसका इतना सा पेट है, हाँ, और उसकी हाइट और उसकी जो तलवार है वो इतनी लंबी चौड़ी है, तो उससे पता चलता है कि वो कितना बड़ा होगा। और डॉक्यूमेंट्स बताते हैं बहुत बड़ा आदमी था, तो सभी डरते थे उससे। लेकिन सभी डॉक्यूमेंट्स यही कहते हैं कि पहले अफजल खान ने वार किया, उसको शिवाजी महाराज ने उत्तर दिया। जदुनाथ सरकार ने एक बहुत अच्छा सेंटेंस लिखा है, इन केस ए डायमंड कट्स डायमंड, हीरे को केवल हीरा ही काट सकता है। अब मानो जिसके सामने से औरंगजेब स्वयं भाग गया, जिसने औरंगजेब को कब्जा कर लिया था, हाँ, उसको उन्होंने मार गिराया। तो अनपैरेलल टाइप की चीज होती है। आप सोचिए, अभी जैसे आपने अफजल खान और ये वाला हुआ, तो एक छत्रपति शिवाजी के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा आता है पनहल से उनका एस्केप जो था, ये क्या था? जब अफजल खान की मृत्यु हुई तो ही वॉज वन ऑफ द लीडिंग जनरल्स इन द बीजापुर कोर्ट। वो कोई शांत रहने वाले नहीं थे, क्योंकि उस समय शिवाजी महाराज का महत्व उस समय वो इतना ज्यादा नहीं बढ़ गया था। लेकिन उनकी पावर जैसे धीरे धीरे बढ़ रही थी, डर गए थे, ये तो बात है। उन्होंने तुरंत सिद्दी जोहर को उनके विरुद्ध भेज दिया। उसने पनाला घेर लिया। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, उसी समय 1-2 बार ये ऐसा हुआ कि मराठाओं के राज्य के ऊपर शिवाजी महाराज के समय एक ही समय में 2 शत्रुओं ने आक्रमण किया। अच्छा। दक्षिण की ओर सिद्दी जोहर ने आक्रमण किया और उत्तर की ओर शायस्ता खां, जो औरंगजेब का मामा था, उसने आक्रमण किया। तो शिवाजी महाराज ने सोचा कि अब यहाँ पे ज्यादा दिन रहना ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। नेतोजी पालकर जो उनका कमांडर इन चीफ था, उसकी भी पनाला के पास पराभव हुई, और वो शिवाजी महाराज वहां से छूट गए पनाला से, और 12 जुलाई 1660 को वो छूट गए। 13 जुलाई 1660 को वो विशालगढ़ जा पहुंचे। बीच रास्ते में उसका सैन्य आया, वहां पे लड़ाई हुई और बाजी प्रभु देशपांडे वहां पे नहीं विजय हुई, लेकिन वो वहां पे उनकी मृत्यु हुई। पनाला और विशालगढ़ के बीच जो रास्ता जाता है, वहां पे बहुत सारे बांदल, जो यहाँ पे हिस्टोरिक फैमिली है, वहां के जो मावले थे, मराठा मावले सैनिक, वो भी बहुत सारे मारे गए वहां पे और उनकी मृत्यु हुई, उनकी एस्केप हुई। बाद में वो यहाँ आए और शायस्ता खान का एपिसोड तो आगे हुआ, लेकिन वो एक अलग ये है कि शिवचरित्र का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, एक अलग साइड है जो जनरल को अपनी प्रायोरिटीज क्या है वो डिसाइड करना पड़ता है। हम उसका प्राधान्य क्रम क्या रहेगा, किस बात को उसे ज्यादा प्राधान्य देना है। अगर वो वहां पे रुक जाते तो संकट और बढ़ जाता। तो उन्होंने तय किया कि अब यहां से निकल लेना चाहिए। ठीक। अभी आपने जब यही पन्हाला की बात की तो बताया कि औरंगजेब के मामा शाइस्ता खान ने भी हमला किया था। मैं किसी किताब में पढ़ रहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खान को लिया, तो ये इनके अंदर इतना खौफ हो गया था कि छत्रपति शिवाजी को जिन कहने लगे थे, मतलब इनके बारे में चर्चा चलने लगी थी, इतना ये भयभीत हो गए थे।
तो शाइस्ता खान वाला क्या था, इसमें उसकी उंगली कटी थी, हाथ कटा था, ये क्या था एपिसोड? नहीं, उसका जो बेटा था, उसके बेटे का नाम था अबुल फजल। शाइस्ता खान के, ठीक है। अबुल फतह, अबुल फजल उसने अकबरनामा और ऐन अकबरी लिखी, तो बार बार अबुल फजल नाम ही आता है। अबुल फतह तो वो केवल 3 दिन पहले, मतलब 2 अप्रैल 1663 को पुणे आया था। 3 वर्ष हुए, कुछ नहीं कर रहा था, और उसके लोग आते, हमारे लोगों को परेशान करते, ये कुछ कैटल्स हो या ऐसे वैसे उठा के ले जाते, इसका कुछ करना पड़ेगा। तो क्या करना है, तो ठेठ उसके ऊपर हल्ला बोल देना है। यूनिक वॉर मैनेजमेंट का सबसे बढ़िया उदाहरण, यानी कि लाल महल, जहां पे स्वयं शिवाजी महाराज रहते थे, उसी लाल महल में शायस्ता खान रहता था। अच्छा, हाँ, उसके ऊपर हल्ला बोल देना है। 2000 सैनिक लिए उन्होंने, 2 डिविजन्स में बांट दिए। 1000 अंडर द लीडरशिप ऑफ नेताजी पालकर, कमांडर इन चीफ, एंड 1000 अंडर द लीडरशिप ऑफ मोरोपंत पिंगळे, प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने बचपन से लाल महल देखा है और इन एंड आउट हर एक कोना वो जानते हैं। ऐसे बापूजी मुदगल देशपांडे, शाहजी राजे के एक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कर्स थे, उनके 2 बेटे थे, बाळाजी और चिमनाजी उनका नाम था। चांदजी जेदे, कान्होजी जेदे शाहजी राजे के बहुत बड़े एक सेनानी थे, कान्होजी जेदे। शिवाजी महाराज भी उनका बहुत सम्मान करते थे। तो उनके बेटे थे सर्जेराव जेदे, वो यहाँ से मुठा नदी बहती है, मुठा के किनारे शिवाजी महाराज का घोड़ा उनके पास था, सिंहगढ़ पे जाने के लिए वो वहां पे खड़े थे। और उनके और दूसरे भाई थे, उनका नाम था चांदजी जेदे, वो शिवाजी महाराज थे, और कोयाजी बांदल थे। ये सभी लोग पिछले रास्ते से लाल महल में प्रवेश कर गए, और जैसे ही वो अंदर आए, अबुल फतह बीच में आ गया। तो शाइस्ता खान का बेटा, शाइस्ता खान का बेटा एक ही झटके से उसके 2 टुकड़े कर दिए, मर गया। शिवाजी महाराज उसके पीछे भागे और उसके ऊपर एक घाव डाला, उस शाइस्ता खान के पीछे, हाँ, शाइस्ता खान के ऊपर। तो राइट हैंड की 3 उंगलियां कट गई और फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे गिर गया, बेशुद्ध हो गया। शिवाजी महाराज को लगा कि वो मर गया, लेकिन वो मरा नहीं था। वहां से शिवाजी महाराज सिंहगढ़ पे निकल गए। अब ये सब डर गए कि अरे ये कैसे हुआ। मुगलों की फौज लगभग 80,000 थी, छत्रपति शिवाजी महाराज केवल 2000 सैनिक लेके आए थे। जसवंत सिंह राठौड़, जोधपुर का महाराजा, उस समय उसने कोंडाना को घेर लिया था, फिर भी ये लोग कोंडाना चले गए, उसको कुछ भी पता नहीं चला। जब वो शायस्ता खान को मिलने आया तो शायस्ता खान ने उससे पूछा, महाराजा आप तो जीवित है, मुझे लगा आप मर गए होंगे, इसलिए वो यहाँ तक आ पहुंचे। तो 5 अप्रैल के रात को उसने ये अपनी मृत्यु सामने देखी, शायस्ता खान ने। वो 5 अप्रैल की रात थी, और केवल 3 दिन बाद 8 अप्रैल को वो औरंगाबाद चला गया। उसने कहा कि अरे यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, यहाँ पे आदमी नहीं रहते, यहाँ पे भूत ही रहते हैं, तो तुरंत पुणे छोड़ देना चाहिए। उसका औरंगजेब का दूसरा भाई था, औरंगजेब की जो मौसी थी, जाफर खान की बीवी फरजाना बेगम, उसके 2 बेटे थे, नामदार खान और कामदार खान। शायस्ता खान की बेटी थी परी बेगम, उसकी इस नामदार या कामदार खां के साथ शादी हुई थी। तो पुणे को 3 दिन की सरकारी छुट्टी थी, बड़े धूमधाम से शादी हुई। तो जाफर खां दिल्ली से पुणे आया था शादी मनाने के लिए। तो ये जो नामदार खां था, वो हमेशा कहता था, मामूजान तू मुझे परमिशन दे, मैं जाके शिवाजी के सभी किले और मुल्क उसका जीत लूंगा। हाँ, तो शायस्ता खान बड़ा होशियार था, उसने कहा कि बादशाह ज्यादा खुश हो गया, औरंगजेब ज्यादा खुश हो गया, तो हम सभी को काबुल कंधार को डिप्यूट करेगा। वहां पे इतनी ठंड है, ठंड में मरने से यही बेहतर है कि हम पुणे रहे, यहाँ का हवा पानी अच्छा है, खाने पीने के लिए बहुत कुछ है,
हम बादशाह को झूठी न्यूज लिखते रहेंगे कि आज ये हुआ, कल वो हुआ, वो हुआ, वो हुआ। और वो उसने कहा कि इसका भी ध्यान रहे, बार बार हमारी विजय नहीं होनी चाहिए, हमारी पराभव भी होनी चाहिए। मतलब बादशाह को ये संशय ना हो कि ये लोग झूठ लिख रहे हैं। तो ये झूठ लिखते थे बादशाह? जो बिल्कुल लिखते थे, बिल्कुल। शिवाजी महाराज ने एक लेटर में स्वयं लिखा है कि अगर आप बादशाह को झूठा नहीं लिखोगे तो आपकी आज जो भयावह स्थिति हुई है वो नहीं होगी भविष्य में। ठीक। एक छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो सूरत पे अटैक किया था, जो सूरत लूटा था, इसके पीछे क्या कारण थे? शायस्ता खां यहाँ पे आया, 3 वर्ष तक रहा, पूरे स्वराज्य को लूट लिया, बहुत ही धूलदान की। तो शिवाजी महाराज ने कहा आपने मेरे प्रदेश को लूटा है, 3 वर्ष तक यहाँ पे बहुत नुकसान किया है। शाइस्ता खान ने 3 साल तक किया, तो मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। लूट क्या करती है? शत्रु को वीक बनाती है, इकोनॉमिकली वीक बनाती है, स्ट्रेटेजिकली वीक बनाती है। आपको टैक्टिक्स चेंज करने पड़ते हैं, साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी पड़ता है। बिल्कुल। और आप डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं। इसलिए सूरत पे उन्होंने अटैक किया कि शाइस्ता खान ने इधर पुणे वगैरह को जो बिल्कुल 3 साल। बिल्कुल। एक जब हम ऐसी बातचीत चलती है जब छत्रपति शिवाजी महाराज की या औरंगजेब वगैरह की, तो इसमें एक कैरेक्टर का नाम आता है मिर्जा राजा जयसिंह। बिल्कुल। और ये मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में क्या है, ये कौन था क्या? मिर्जा राजा जयसिंह तो अंबर का राजा था, राजस्थान, हाँ, जयपुर का। बहुत बड़ा सेनानी था, बल्क बदख्शान से लेके ढाका तक, मुंगेर तक, और कश्मीर से लेके बीजापुर तक पूरे हिंदुस्तान में उसने लड़ाइयां की थी। औरंगजेब के लिए? नहीं, पूरे मुगलों के लिए। अच्छा। जब वो 8 वर्ष का था तब वो पहली बार जहांगीर के सामने खड़ा हुआ। जहांगीर बादशाह था तब मिर्जा राजा जयसिंह मुगलों का मनसबदार था। शाहजहां के समय वो मुगलों का मनसबदार था। जब तख्त के लिए 4 भाइयों के बीच लड़ाई हुई तो पहले मिर्जा राजा जयसिंह दारा शिकोह के पक्ष में था। अच्छा। और दारा शिकोह का जो बड़ा भाई था सुलेमान शिकोह, उसके साथ वो लड़ाई कर रहा था। लेकिन मैं नहीं जानता, उसने साइड चेंज कर ली और वो औरंगजेब के पक्ष में आ गया। और औरंगजेब के भेजने पे ही वो छत्रपति वो इधर आया, उसे 7000 मनसबदार बनाया गया। ये जो शिवाजी महाराज के ऊपर विजय, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, जो ट्रीटी ऑफ पुरंदर की संधि जिसे हम कहते हैं। क्या था पुरंदर की संधि में? 23 किले और एरिया ऑफ यील्डिंग रेवेन्यू ऑफ 4 लाख होन्स। होन्स इस जमाने की करेंसी थी। मतलब won if we should convert into rupees, 1 won equal to 4 rupees। तो ये तो उस जमाने के हिसाब से 16 लाख रुपए। इतना प्रदेश मुगलों को देना पड़ा। और शिवाजी महाराज के पास 12 किले और 1 लाख होन, यानी कि 4 लाख रुपए रेवेन्यू मिलेगा, इतना प्रदेश उनके पास रह गया। टोंक, वहां पे टोंक है राजस्थान में, है। टोंक परगना भी उसके जागीर में ऐड किया गया मिर्जा राजा जयसिंह, क्योंकि ये सब काम किया इसलिए। तो इस वाले में ये कैसे, मतलब सफल होने का इसका क्या कारण था जो इस छत्रपति शिवाजी को एक तरीके से इसने वो कर दिया? एक तो स्ट्रेटेजी, दूसरा था ह्यूमन रिसोर्स उसके पास ज्यादा था। तीसरी बात थी कि he blocked the entire Maratha kingdom from all sides. अच्छा। Therefore, Shivaji Maharaj had no any option rather than to sign a treaty with Mirza Raja के। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा जाते हैं औरंगजेब के मेरे ख्याल से 50वें जन्मदिन पे 12 मई 1666 को इनकी मुलाकात होती है। और फिर छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा के किले से बच के निकल जाते हैं। इस प्रकरण पर थोड़ा बताएं। जब ये ट्रीटी हुई थी कि छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा जाएंगे, उनको समझा के शायद राम सिंह ले गए। ट्रीटी नहीं हुई थी। क्या हुआ कि जब बीजापुर के विरुद्ध युद्ध शुरू था तो मुगलों का बार बार पराभव होता रहा। दिलीर खान ऐसा सोचने लगा कि मराठा अंदर से बीजापुर को मिले हुए हैं,
इनका कुछ करना चाहिए। एक बार दिलीर खान ने साफ साफ बोल दिया मिर्जा राजा को, अगर तुम्हें भय लगता है तो मुझे बता दो, मैं शिवाजी महाराज को मार देता हूं। मिर्जा राजा डर गया। राजपूतों का, अच्छा, उसको लगा कि ये हिंदू है, राजपूत, और इनकी कुछ आपस में हाँ, वो हो गई है। और वो इसलिए डर गया कि राजपूतों का एक वचन है, प्राण जाए लेकिन वचन ना जाए। शिवाजी महाराज के जो गुप्तचर थे उन्होंने ये सब बातें उनको बता दी कि दिलीर खान ऐसा सोच रहा है, कुछ करना पड़ेगा। शिवाजी महाराज वहां से उन्होंने मिर्जा राजा को कहा कि आप मुझे परमिशन दे दीजिए, मैं पनाला किला जीत लेता हूं। लेकिन दक्षिण में युद्धजन्य स्थिति थी, पनाला पे मराठाओं की पराभव हुई, तो शिवाजी महाराज को फिर एक बार विशालगढ़ जाना पड़ा। विशालगढ़ जब वो गए तो बाद में मिर्जा राजा को यह महसूस हुआ कि अगर शिवाजी महाराज बीजापुर की ओर चले गए और बीजापुर, गोलकुंडा, मराठा तीनों एक हुए तो दक्कन भारी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि यही ठीक समय है, शिवाजी महाराज को आगरा भेज देते हैं। शिवाजी महाराज आगरा क्यों गए आज भी हमें पता नहीं है, क्योंकि हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस नहीं है कोई कारण देने के लिए। जब वो आगरा गए वो सब ठीक है, गए, वो वहां से निकल आए, लेकिन मुगलों का जो स्वरूप है, द नेचर ऑफ द मुगल एम्पायर, वो उन्होंने बहुत ही करीब से देखा कि अगर हमें इनके विरुद्ध लॉन्ग टर्म बैटल करनी है तो हमें क्या करना चाहिए, जिसे हम आज मॉडर्न मैनेजमेंट में स्वॉट एनालिसिस कहते हैं, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। Strengths of the Mughals, strengths of the Marathas, weaknesses of the Mughals, weaknesses of the Marathas, opportunities before the Marathas, and if they will fail to convert their opportunities, what types of threats will be on them। ये एक कंपैरेटिव स्टडी है। तो उन्होंने देख लिया कि पहले रेवेन्यू को बढ़ाना चाहिए। अगले 3-4 वर्ष तक उन्होंने एक भी लड़ाई नहीं की, छत्रपति शिवाजी ने। हाँ, आगरा से आने के बाद किले मजबूत बनाए, नेवी को मजबूत बनाया, कैवेलरी और इन्फंट्री दोनों बढ़ाई। 1 लाख कैवेलरी, 1 लाख इन्फंट्री, एक सोल्जर का महीने का जो सैलरी है 4 रुपीज है, वो रख लिया था पहले। और रिजर्व फंड्स कितने, आपको कितना पैसा चाहिए ये सब करने के लिए, फोर्ट्स रिकंस्ट्रक्ट करने हैं, जहाज बंधवाने हैं, ये सब कुछ करना है, तो रेवेन्यू बहुत सारा पैसा चाहिए, उसके लिए शांतता चाहिए, ऐसे हसल बसल में नहीं होगा। आप अपनी किताब में इसी में लिखते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब आगरा थे तो उन्होंने आगरा के लोगों को भी, बिल्कुल, जब उन्होंने कॉस्टली प्रेजेंट्स दिए लोगों को, आगरा के लोगों को, एक आदमी से हाथी उन्होंने खरीदे। औरंगजेब को ये बात पता चली, जिसने हाथी बेचे थे शिवाजी महाराज को, उसको बुला लिया और पूछा, तुमने शिवाजी महाराज को कितने रुपयों में हाथी बेचे हैं? उन्होंने कहा, अभी मुझे पैसे ही मिले नहीं है। अच्छा, तो औरंगजेब एकदम शांत हो गया। इतना ट्रस्ट है कि हाथी बेच दिया बिना पैसे हाँ, औरंगजेब बिल्कुल शांत हो गया। एक दिन जसवंत सिंह राठौड़ और मुअज्जम, औरंगजेब का बड़ा बेटा, दोनों ने जाके कहा कि आप सेवा को कलम करो, वो बहुत बड़ा शत्रु है। वो शिवाजी भी नहीं कहते थे, उनको शर्म आती थी जी लगाने के लिए, नाम के सामने आगे जी लगाने के लिए। नेताजी को केवल नेता कहते थे या नेतू कहते थे, संभाजी महाराज को केवल संभा कहते थे, ये उनकी सोच थी। और छत्रपति शिवाजी महाराज का ये वहां जलवा था कि उनको हाथी बेच दे रहे आगरा के लोग बिना पैसे लिए। सभी आगरा में शिवाजी महाराज की ही चर्चा होने लगी। राजस्थानी डॉक्यूमेंट्स जो है, आई विटनेस, कंटेम्पररी थर्ड पर्सन आई विटनेस डॉक्यूमेंट्स है, उन्होंने ये सब लिखा है। शिवाजी महाराज जब पालकी में निकलते हैं तो पालकी को पूरे चांदी का पतरा फिट किया गया है, उस चांदी, वो पालकी के जो पैर है वो सोने के हैं, जिसमें ये निकलते हैं आगरा से। नहीं, जब उनकी, अच्छा, वैसे निकलते हैं मार्केट में। हाँ, उनके सामने 3 हाथी चलते हैं। जो पहला हाथी होता है उसके ऊपर उनका ध्वज होता है, वो भगवा है, उसके ऊपर
वो जरी पटका जिसे हम कहते हैं, सोने का काम किया गया है। शिवाजी महाराज को दाढ़ी है, मूछ है, फेयर कम्प्लेक्शन, बिल्कुल ही देखने के लिए अट्रैक्टिव है, पानीदार आंखें है। उनका जो बेटा है 9 वर्ष का संभाजी, वो भी उनके जैसा ही दिखता है, राजबिंडा दिखता है। राजबिंडा मराठी शब्द है, मैं नहीं जानता हिंदी ठीक है, वो करेक्ट जनता शब्द क्या। इतना हाँ, एफर्ट करेगी। तो वो जान जाएंगे। ये सब उनका व्यक्तिमत्व जो है, चार्मिंग पर्सनैलिटी, वी विल गेट गुड इनसाइट। आगरा राजधानी थी उस जमाने में मुगलों की, और ये जो मतलब पालकी में बैठ के छत्रपति शिवाजी महाराज उस सामान भेजा करते थे जब बाहर गिफ्ट्स भेजते। नहीं, ये जब उनका आगरा में प्रवेश हुआ तो ये सब वर्णन मैं है। ये पूछ रहा हूँ हाँ। कि जब वो अब उस आगरा से निकले कैसे, आगरा से क्या युक्ति लगाई उन्होंने? लगभग महीना 1.5 महीना उन्होंने स्वीट बॉक्स जो थे, मिठाई वगैरह वो भेज दी आगरा के लोगों को। हाँ, और उसी में बैठ के वो निकल गए। तो गार्डों को लगा कि रोज मिठाई जाती है, तो आज भी मिठाई है, जाएगी, तो लेकिन वैसा नहीं है। वो 13 अगस्त 1666 को राम सिंह को मिलने के लिए गए, लेकिन राम सिंह के लोगों को कुछ कुछ बातें पता चल गई थी कि 18 अगस्त फिदाई हुसैन खान की हवेली में उनको शिफ्ट करने वाले हैं और वही उनका कत्ल करने वाले हैं। तो राम सिंह के लोगों ने कहा कि अब पूरे आयुष्य में तुम्हारी और राम सिंह की भेंट नहीं होगी। हिंदी में एक कहावत है, समझने वालों को इशारा काफी है। वो शिवाजी महाराज 14, 15 या 16 अगस्त को भी वहां से निकल सकते थे, 17 को निकले, लेकिन क्योंकि वो मुगलों को बिल्कुल ह्यूमिलिएट कर देना चाहते, मतलब उनको बेसावध ही रखना चाहते थे। वो जो 17 को निकले, 18 को किसी को मालूम नहीं था, 18 की शाम को, 19 की सुबह को सभी को पता चला कि वो निकल गए हैं। और जब छत्रपति शिवाजी महाराज वहां से निकल गए तो आपने अपनी पुस्तक में लिखा है कि ईरान के शहंशाह शाह अब्बास ने औरंगजेब को एक चिट्ठी लिखी। आपके ध्यान में है वो चिट्ठी में क्या लिखा? उन्होंने कहा कि आप अपने आप को आलमगीर यानी कि विश्व को जीतने वाला कहते हैं, लेकिन आप कोई आलमगीर वगैरह नहीं है, आप पीदरगिर है, यानी अपने बाप को कैद करके रखने वाला। औरंगजेब ने शाहजहां को कैद करके आगरा के किले में रखा था। वो मुसम्मन बुर्ज जो है, आपने देखा है या नहीं देखा है मैं नहीं जानता, पूरब की ओर है, ऐसे यमुना आती है और बहती है और इस दिशा में निकल जाते हैं। सामने ताजमहल है, तो घंटों तक मुसम्मन बुर्ज में खड़ा रहता, ताजमहल की ओर देखता रहता था। इसमें आपने इंग्लिश ट्रांसलेशन उसका किया है कि शाह अब्बास कहता है कि यू आर हार्डली एन अलमगीर, एट द मोस्ट यू कैन बी कॉल्ड अ पिदारगीर। द माउंटेन रेड शिवा वाज इन योर क्लचेस बट यू कुड नॉट इवन होल्ड ऑन टू हिम, यू आर हार्डली एन अलमगीर। इसी को जब मैं पढ़ रहा था तो महाराष्ट्र से बुंदेलखंड का भी एक संबंध आता है। बिल्कुल। छत्रसाल बुंदेला छत्रपति शिवाजी के पास किस लिए आए थे? वो नौकरी के लिए आए थे। जब वो पहली बार आए थे छत्रसाल महाराज, तो उन्होंने कहा कि मैंने मुगलों के यहाँ नौकरी की। 1665 में वो केवल 16 वर्ष के थे, मिर्जा राजा जयसिंह के साथ आए थे। जब वो 22 साल के थे, 1671 के विंटर में वो यहाँ आए थे। उन्होंने कहा, ये छत्र प्रकाश जो काव्य है, 4-5 पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूँ। भैसा रिजायो बिन बजायो, सूरदास को चित्र दिखायो, बहिर कान में मंत्र सुनायो, गढ़ के अंग सुगंध चढ़ायो, मूरख को ज्ञान पढ़ायो। इसका कोई उपयोग होने वाला है? कोई उपयोग नहीं होने वाला है। वैसी छत्रसाल की अवस्था हुई है मुगलों के यहाँ काम करते करते। नौकरी के लिए आया था और केवल अकेला नहीं आया था, बहुत सारे सैनिक भी साथ में थे। शिवाजी महाराज चाहते तो उसको नौकरी दे सकते थे। शिवाजी महाराज ने कहा, अरे छत्रसाल जी, आप तो क्षत्रियों के मुकुटमणि है, आप भगवान श्री कृष्ण के वंशज है। जो कार्य मैं महाराष्ट्र में कर रहा हूं, वही कार्य आप बुंदेलखंड जाके कीजिए। अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कीजिए, हाथ में तलवार लीजिए। ये तुर्क इस देश में कपट बल से आए हैं। मैंने मेरी तलवार हमेशा इनकी गर्दनें काटने में लगाई हुई है। अगर आपके अंदर इतनी भी खुमखुमी है कि आप अपनी तलवार मरोड़ना चाहते हैं, तो इन तुर्कों की गर्दनें काटने में उस तलवार को मरोड़ दीजिए।
और अपनी एक तलवार छत्रसाल को उन्होंने भेंट दी। वो तलवार लेके छत्रसाल बुंदेलखंड लौट गया और एक अपने सभी सैनिक उसने इकट्ठा किए, और जिसे आज हम बुंदेलखंड कहते हैं और बघेलखंड का भी बहुत सारा भाग आता है, वो एक झटके में स्वतंत्र हो गया। ये शिवाजी महाराज के शब्दों की और शस्त्रों की प्रेरणा है। For the Mughals, he was the son of a zamindar. For the Europeans, he was a rebel, and for Indians, he was a commander who has proved to be superior to others. For at least 350 years, no Hindu king had become sovereign on Indian soil. No one had been crowned king. बिल्कुल, आप समझ गए होंगे मैं आपसे क्या पूछने जा रहा हूँ। कोरोनेशन। छत्रपति शिवाजी महाराज का ऐसा बताते हुए कि राज्याभिषेक पे बहुत ज्यादा एम्फोसिस भी था, और वो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो राज्याभिषेक है वो कहें तो पूरे जो मिडिवल हिस्ट्री है इंडिया की, इसमें वन ऑफ द मेजर जो लैंडमार्क है वो हुआ। तो छत्रपति शिवाजी महाराज क्यों अपना राज्याभिषेक इतनी उससे चाहते थे, और इसके राज्याभिषेक के बारे में थोड़ा बताएं। जब अफजल खां, इसमें मैं बस एक बार शुरू में ही आपको रोक दे रहा हूँ। एक ऐसा सुनने में आता है, मुझे तो थोड़ा बहुत जानकारी में है, बट मैं चाहता हूँ जनता भी जान जाए कि छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक में कुछ हर्डल्स भी आई थी। ने कुछ हर्डल्स नहीं आई थी। इसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं ऐसा है। जो बताते हैं कि ब्राह्मणों ने नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। ठीक है, अब आप बताएं। हाँ, जब अफजल खान आया था, जो शुरू में मैंने शिव भारत ये जो ग्रंथ बताया, जो शिवाजी महाराज के कहने पे ही परमानंद गोविंद निवासकर ने लिखा है, तो अफजल खान ने कहा आप कोई स्वतंत्र राजा नहीं है, आप सार्वभौम भी नहीं है, फिर भी आप सिंहासन पे बैठते हैं, लोगों को इनाम देते हैं, वतन देते हैं, लोगों को शिक्षा भी करते हैं। आपको यह अधिकार किसने दिया? यह अधिकार मुगलों का है, यह अधिकार बीजापुर के सुल्तान का है, यह अधिकार आपको नहीं है। मतलब राज्याभिषेक की जो आवश्यकता थी वो 1674 में निर्माण नहीं हुई थी, उसके पहले ही अगर हम डॉक्यूमेंट के हिसाब से चले तो लगभग 15 साल पहले ही उसकी आवश्यकता निर्माण हुई थी। औरंगजेब ने उनको 15 साल पहले, नहीं, औरंगजेब ने नहीं, अफजल खान ने 15 साल पहले कह दिया था। दूसरी बात, ये शिवाजी महाराज जो भी वतन देते थे, इनाम देते थे या कोई कुछ भी देते थे, उसको लीगल होना है। तो शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक आवश्यक था। जो भी यूरोपियन पावर्स थे, फॉरेन कॉलोनीज, पोर्चुगीज थे, डच थे, इंग्लिश थे, फ्रेंच थे, डेन्स थे, डेन्स के साथ उनका ज्यादा संबंध नहीं आया, लेकिन इन चारों के साथ तो आया। उनके साथ जो ट्रीटीज वगैरह कुछ भी होती थी उनको भी लीगलाइज करना है, इसीलिए उनका राज्याभिषेक आवश्यक था। मुगलों के साथ ट्रीटी होती थी, दूसरे सल्तनत के साथ ट्रीटी होती थी, उसको भी लीगलाइज करना है, तो उनका राज्याभिषेक आवश्यक था। मुगलों की दृष्टिकोण से वो तो केवल एक जमींदार थे, उन्होंने उनको भूमिया कहा है। भूमिया यानी कि लैंड होल्डर और जमींदार, लैंडलॉर्ड। बीजापुर का जो सुल्तान था उनके लिए वो शाहजी राजे के बेटे, जो दूसरे मराठाओं के थोड़ा ऊपर है, ऐसे वो उनकी ओर देखते थे। और भी दूसरे लोग थे मराठा, उनकी ओर जो देखते थे उनसे ज्यादा शक्तिशाली बना हुआ कोई आदमी, इस दृष्टिकोण से देखते थे। यूरोपियन जो उनकी ओर देखते थे, उनकी दृष्टि थी रेबल या ग्रैंड रेबल, और ये सब बातें थी। अगर इनको बदलना है और अपने लोगों का अब राज्य निर्माण हो गया, हिंदुओं का राज्य निर्माण हो गया है, ये हमें प्रस्तापित करना है, तो राज्याभिषेक आवश्यक था। पूरे मुगल डॉक्यूमेंट्स में राज्याभिषेक की जो न्यूज है वो कंप्लीट ब्लैकआउट की गई है। पूरे मुगल डॉक्यूमेंट्स में राज्याभिषेक की जो न्यूज है वो ब्लैकआउट की गई है, एक शब्द भी नहीं है पूरे मुगल डॉक्यूमेंट्स कंटेम्पररी जो है, कंटेम्पररी मुगल डॉक्यूमेंट्स में एक शब्द शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के ऊपर नहीं है। उनको बहुत बुरा लगा, बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। कोई भी, केवल और मुगलों के डॉक्यूमेंट्स में पोर्तुगाल का उल्लेख जमींदारे पोर्तुगाल और इंग्लैंड का उल्लेख जमींदारे इंग्लैंड का किया है। मैं खुद से ऊपर किसी को मानते ही नहीं थे। उनके दृष्टिकोण में इस पृथ्वी पे केवल और केवल सार्वभौम राजा थे, वो थे मुगल। वो आदिल शाह को आदिल खान
और कुतुब शाह को कुतुबुल मुल्क कहते थे। कोई भी सार्वभौम नहीं था। राजपूत राज्य, केवल एकमात्र राजपूत राज्य ऐसा था उदयपुर, जो अपना स्वतंत्र बचा के रखा था, लेकिन उन्होंने जहांगीर के समय 1616 को उनका मांडलिकत्व स्वीकार किया, उनका स्वतंत्र भी चला गया। तालीकोट में जो विजयनगर साम्राज्य का पराभव हुआ, विजयनगर तुरंत खत्म नहीं हुआ। विजयनगर का अंतिम सम्राट 1672 में मर गया, केवल 2 वर्ष पहले, शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के पहले। लेकिन उनके लिए लोगों के मन में जो रिस्पेक्ट था और उनका जो कंट्रोल था, वो फिनिश हो गया, धीरे धीरे फिनिश होता गया। विजयनगर वाला, विजयनगर का पूरे विश्व में, ना केवल भारत में, पूरे विश्व में कोई भी हिंदू सम्राट नहीं था। नेपाल में हो, उसका कोई महत्व नहीं है, भारत में, हिंदुस्तान में होना चाहिए। वो बात राज्याभिषेक से साध्य हुई। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक पे भी कोई कविता कुछ ऐसा है क्या? शिवाजी महाराज का जो राज्याभिषेक हुआ, शाहिर योगेश नाम के बहुत बड़े कवि हुए। उन्होंने जो एकमात्र कविता की है, बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन राज्याभिषेक का महत्व क्या है, उस कविता से हमें पता चलता है। आज से तो हिमाचल प्यार का बंधन खून से जोड़ा जाता है, इस देवभूमि में दानवता का खून निचोड़ा जाता है। इन खेतों में फसल शत्रु के खून से बोई जाती है, और वो तलवार भवानी है जो दुश्मन के खून से धोई जाती है। विश्ववंदिनी भारत मां का राज सिंहासन टूटा था, पुनराभिषिक्त होने वाला ये राष्ट्र पुरुष शिवराया था, ये राष्ट्र पुरुष शिवराया था। ये सिंहासन रामकृष्ण का, इंद्रप्रस्थ यह धर्मराज का, शालीवाहन चंद्रगुप्त का, कुलकेशी विक्रमादित्य का, पौरुषता के परंपरा का महापराक्रमी राजा था। पुनराभिषिक्त होने वाला ये राष्ट्र पुरुष शिवराया था, ये राष्ट्र पुरुष शिवराया था। सिंधु नर्मदा गंगा माई, ब्रह्मपुत्र यमुना कृष्णाई, तापी सतलज ब्यास गोमती, कावेरी महानदी, भीमा गोदा शरयू पूर्णा, अलकनंद गंडकी कोयना, सप्त सिंधु सह सरिता संगम राय दुर्ग पर होना था। पुनराभिषिक्त होने वाला ये राष्ट्र पुरुष शिवराया था, ये राष्ट्र पुरुष शिवराया था। तुकाराम और समर्थ आए, धर्मराज के मार्ग दिखाए, काशी से गाघाबट आए, राज्यारोहण मुहूर्त लाए, दुर्ग दुर्ग दक्खन के गाए, आज हमारे राजा आए, आज हमारे राजा आए। ज्येष्ठ शुद्ध त्रयोदशी का दिन मंगल शुभ आया था। पुनराभिषिक्त होने वाला ये राष्ट्र पुरुष शिवराया था, ये राष्ट्र पुरुष शिवराया था। केवल ये एक कविता में मुझे लगता है कि राज्याभिषेक का महत्व समा गया है। और इस वर्ष तो राज्याभिषेक को 350 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो पूरे महाराष्ट्र में उसका बहुत धूमधाम से त्योहार मनाया जा रहा है। तो मेरी दर्शकों से विनती है भारत कि में मनाया जाना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा दिन है जो आज हम स्वतंत्र देख रहे हैं, वो उस दिन के कारण देख रहे हैं। बिल्कुल। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। तो ये गागा भट्ट जो थे, ये पहले से ही, मतलब कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र में? नहीं, वो दो महाराष्ट्र के ही थे। वो 1663 में राजापुर में एक सभा हुई थी, शिवाजी महाराज के कहने पे ही हुई थी, और वो सभा के गागा भट्ट अध्यक्ष थे। तो गागा भट्ट बनारस के नहीं थे? बनारस के, वो पैटर्न के थे, रहते थे बनारस में। उन्होंने राज्याभिषेक किया शिवाजी महाराज का। छत्रपति शिवाजी महाराज का कोरोनेशन हो गया। छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज्य, क्या कल्पना थी इस हिंदवी स्वराज्य की? अपने लोगों के लिए राज्य, ये स्वराज्य हो गया। हिंदू वर नॉट ओनली जमादार्स एंड क्लर्क्स, बट दे वेर द रूलर ऑफ मेन एंड बिकेम छत्रपति, मीन्स किंग ऑफ किंग। छत्रपति का अर्थ होता है किंग ऑफ किंग। छत्रपति का अर्थ किंग ऑफ किंग नहीं होता है, लेकिन वो छत्र का प्रमुख, पूरे पृथ्वी का रक्षण करने के लिए उसके माथे पे जिन्होंने छत्र ये रखा है,
और उसकी पूरी जिम्मेदारी लेने वाला वो उसका छत्र- प्रमुख, और इंद्र का पृथ्वी का रिप्रेजेंटेटिव, जो है छत्रपति, मतलब छत्रपति राजा। छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत हो जाता है। उसके बाद हमें जो पाठ्यक्रम की पुस्तकों में पढ़ाते हैं कि सक्सेशन के लिए संघर्ष होता है, ये था संघर्ष? ऐसा कोई संघर्ष नहीं हुआ था। क्या था फिर वो जो नहीं, दो मंत्री थे, अन्नाजी दत्तो और मोरोपंत पिंगले। मोरोपंत पिंगले थोड़े पीछे थे, अन्नाजी दत्तो थे। उन्होंने संभाजी महाराज का विरोध किया, लेकिन संभाजी महाराज ही छत्रपति बन गए। बाद में इन दो मंत्रियों को इन्होंने वही पोजीशन पे रखा, डिस्क्वालीफाई नहीं किया। बाद में फिर एक बार उन्होंने हटाने का प्रयास किया, तो संभाजी इन्हीं महाराज, मंत्रियों ने, हाँ, अन्नाजी दत्तो ने खास तौर पे, तो संभाजी महाराज ने सख्त कदम उठाए और अन्नाजी दत्तो को मृत्युदंड की शिक्षा दी। तो ये जो संभाजी भोसले और राजा राम भोसले, इनके बीच में कोई कंफ्लिक्ट नहीं था? बिल्कुल कंफ्लिक्ट नहीं था। कि उधर तो बताते हैं कि 2 गद्दी हो गई थी उसके नहीं लिए। नहीं, ऐसी 2 गद्दी नहीं हुई। ये पक्का? पक्का। ऐसा तो नहीं आपका विशेष प्रेम है तो नहीं इसलिए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है, वो बायस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। अगर होता तो मैं साफ साफ कह देता। क्योंकि आप सत्य 2 गद्दियां 1715 के बाद, 1708 के बाद बनी। अच्छा, ठीक। आपने अपनी पुस्तक में सह्याद्री के बारे में भी लिखा है, द ट्रू जनरल सह्याद्री। बिल्कुल। औरंगजेब खाफी खान जो है, उसने 4-5 सेंटेंसेस ऐसी लिखी है, द होम ऑफ दिस एविल ट्राइब मीन्स मराठा। नहीं, उसने लिखा है जो मैंने बताया। अगर वो ऐसा नहीं लिखता तो मैं नहीं मतलब ये बताता। उनके लिखने से पता लगता है कि वो कितना भरे बैठे। हाँ, तो इनका जो घर है वो है फोर्ट्स और सह्याद्री। अगर इस ट्राइब की जड़ें जितनी भी दूर तक जमीन में गई है, उसे उखाड़ना है तो पहले किले जीतने पड़ेंगे। इस मुहिम का बादशाह ने निर्धार किया, और पूरे आयुष्य में जो खत्म ही नहीं होने वाली है, ऐसी मुहिम उसने अपने हाथों में ली, मराठाओं के किले जीते जाए। अच्छा। उसका अंत ही हुआ। केवल 8-10 किले जीतने में औरंगजेब के आयुष्य के महत्वपूर्ण 5-6 वर्ष चले गए, केवल 8-10 किले जीतने में औरंगजेब के चले गए। हाँ, और मराठाओं के लिए केवल 10 दिन काफी थे वापिस लेने के लिए। वापस लेने के लिए। ठीक। फिर आप लिखते हैं कि द डोर्स ऑफ नॉर्थ ओपन फॉर मराठास। बिल्कुल। औरंगजेब क्या हुआ कि औरंगजेब बूढ़ा होता गया, और उसका जो नियंत्रण था प्रशासन पे, वो बिल्कुल चला गया। और नॉर्थ में जितना कंट्रोल होना चाहिए था, क्योंकि नॉर्थ प्लेन है और बहुत बड़ा जियोग्राफिक एरिया है, वो नियंत्रण नहीं रहा। गवर्नर्स जो थे, सूबादार, वो भी उसकी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। तो मराठाओं के लिए तो वो ओपन ग्राउंड था, वो वहां पे चले जाए। और दिल्ली में ये स्थिति हो गई थी औरंगजेब के जीते जी। कृष्णाजी सावंत और नेमाजी शिंदे, इन दोनों ने औरंगजेब के जीते ही नर्मदा क्रॉस कर ली। अच्छा। औरंगजेब ने ऑर्डर्स दिए कि मुझे उत्तर के जो जितने भी सूबाज है, दो सभी सूबाज के मैप्स तैयार करके दो, कहाँ कहाँ पे मराठाओं ने आक्रमण किया है, कहाँ कहाँ पे उन्होंने उनके पोस्ट सेट किए हैं, कहाँ से वो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, ये सब मुझे डिटेल्स चाहिए। मुगल कोर्ट न्यूज लेटर्स जो है, उनमें ये सब इंफॉर्मेशन मिलती है। लोग पढ़ते नहीं, और दूसरे ऐसे लोगों की सुनते हैं जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वो भी तो पढ़ते नहीं ना जो गुमराह कर रहे हैं। उनका हिस्ट्री अलग है। औरंगजेब्स डेक्कन पॉलिसी वाज अ डेस्पोंडेंट फेलियर। 3 मार्च 1707 को औरंगजेब जो है जन्नत चाहे हूरों के पास जो भी उसको जाना था चला गया। जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि द डेक्कन अल्सर रूइंड औरंगजेब। तो ये डेक्कन अल्सर वाली बात यही थी कि औरंगजेब यहीं फंसा रह गया था। बिल्कुल। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि जो मुगल एम्पायर था, इसके डाउनफॉल के सबसे प्रमुख 3 कारण अगर मैं पूछूं, क्या कारण थे इसके डाउनफॉल के? राइज ऑफ द मराठा पावर पहला। ये मैं आपसे इसलिए भी बता रहा हूं कि जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, तो हमारा जो हिस्ट्री पढ़ाता था यूपीएससी कोचिंग में, उसने बताया डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। तो उसने 4 पॉइंट बताए, पर उसमें राइज ऑफ मराठास कहीं था ही नहीं। तो मैंने उससे पूछा हाथ उठा के कि वाज देयर दिस रीजन ऑफ राइज ऑफ मराठास आल्सो इन द डिक्लाइन ऑफ मुगल्स? तो कहता है वो मैं बाद में बताऊंगा। तो आपने बोला पहला कारण ही था राइज ऑफ मराठास,
इन द फॉल ऑफ मुगल्स। उसके अलावा 2 कारण और, या कहीं एक ही कारण ने और कारण बना दिए? अब मेरा उत्तर तो आपने दे दिया है कि जब मैं पोस्ट डॉक्टरल थीसिस लिख रहा था तो मैं विद्यार्थी था, और जैसे मैंने डॉक्यूमेंट्स पढ़े, मैंने शुरू में बताया मैं कोई रिनाउंड हिस्टोरियन तो है नहीं। मैं अभी भी इतिहास शाखा, मैं तो इतिहास का विद्यार्थी भी नहीं हूँ, मेरा कॉमर्स पोस्ट ग्रेजुएशन है। जानकारी मुझे लगी। झूठ, लोग जब झूठ बोलते हैं तो उनके हाथ में झूठ बोलने के एक बहुत बड़ा वेपन होता है, और वो वेपन होता है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का सहारा लिए आप कुछ भी झूठ बोल सकते हैं, कुछ भी। एग्रेरियन क्राइसिस, रेवेन्यू क्राइसिस, जमींदारी वो वाला दिक्कत, नोबिलिटी क्राइसिस, ये केवल और केवल मराठाओं के कारण हुआ है। ठीक। केवल और केवल मराठाओं के कारण। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मुगलों के कंटेम्प्ररी हिस्टोरियन से, उसमें भीमसेन सक्सेना है, खाफी खान है, ईश्वरदास नागर है, और मनुची है। इटालियन जो था मनुची, इटालियन, ये सब छोड़ के बाकी और सारे मुगल डॉक्यूमेंट्स है, वो भी ये सभी लोग देखे। उसके बारे में मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। 1678 को औरंगजेब ने दिल्ली छोड़ दी। 78-79 को वो पहले राजपूताना गया, और 15 मार्च 1682 को वो औरंगाबाद आया। 22 मार्च 1682 को उसने बीजापुर के लिए औरंगाबाद छोड़ा। बाद में वो औरंगाबाद गया ही नहीं, और 20 जनवरी 1706 को लगभग 25 साल बाद वो नगर वापस आया। वहीं पे भिंगार नगर के पास में ही अब वो ज्वाइंट हो गया है। तो 20 फरवरी 1707 को वो मर गया वहीं पे। पहले कुतुब आदिल शाही 12 सितंबर 1686 को आदिल शाही फिनिश हुई, जीत लिया औरंगजेब ने। दूसरी बात, 21 सितंबर 1687 को कुतुबशाही फिनिश हुई। संभाजी महाराज की हत्या की 11 मार्च 1689 को। रायगढ़ भी जीत लिया। तो औरंगजेब पूरे भारत का एकमात्र बादशाह बन गया। लेकिन उसी समय राजाराम महाराज, जो शिवाजी महाराज के दूसरे बेटे, संभाजी महाराज के छोटे भाई थे, वो रायगढ़ से जिंजी की ओर चले गए, और जिंजी, जुल्फिकार खान ने जिंजी को घेर लिया। 8 वर्ष तक जिंजी का वेड़ा चला। अब मुगलों की मुहिम एटलीस्ट ऑन द पेपर 1687 को कंप्लीट हुई, तो औरंगजेब 20 वर्ष क्या कर रहा था ये यहाँ पे? और औरंगजेब का शत्रु कौन है? छत्रपति। कोई भी बता दे जमींदारी क्राइसिस क्यों हुई? ये मनसबदारों की संख्या बढ़ गई। अब मनसबदारों को सैलरी देने के लिए लैंड असाइन की जाती थी। अब मनसबदारों की संख्या इतनी बढ़ गई कि उनके पास लैंड ही नहीं रह गई ये जागीर देने के लिए, टू असाइन ए जागीर इन ल्यू ऑफ देयर सैलरी। मनसबदारों की संख्या क्यों बढ़ गई? उसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह है कि मुगल साम्राज्य का विकास हुआ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुगल हिस्टोरियन ही कहते हैं कि वो स्टेट ही बैंकरप्ट हुआ और बाद में उनका राज्य चला गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो मनसबदारों की जो संख्या बढ़ी, उसका कारण क्या है? जमींदारी क्राइसिस हुई, रेवेन्यू कम हुआ, उसके कारण क्या है? ये नहीं बताते हो। नहीं, कोई बता दे ना, सामने आके बता दे। आप दूसरे लोगों पे कोई भी चार्ज लगाए, उसका महत्व शून्य है। आप केवल कंटेंट पे बात कीजिए, कंटेंट पे। कारण उसके बारे में बता दीजिए, टेक्निकली क्या कारण बता दीजिए, सिस्टम्स के बारे में मत बताइए। क्या कारण है जमींदारी रेवेन्यू डाउनफॉल क्यों हुआ?
मैं आपको बताता हूँ, चहर गुलशन जो 1720 में बना, नंबर ऑफ सरकार एज कंपेयर टू आईने अकबरी कितने बड़े, बादशाहनामा में भी रेवेन्यू फिगर्स और ये सब दिया है, अभी मैंने स्टैटिस्टिक्स ही दिया है। जो नई किताब आपकी आ रही है, नई किताब में बताया है। ये मराठी में आ रही है, नहीं, इंग्लिश में आ रही है। ये खुशी की बात। नहीं, वो आप कंटेंट के ऊपर चर्चा कीजिए, आप जो भी आरोप लगाए मैं तैयार हूं, पर बात तो करें उस पे। बात तो करें उस पे, आप कोई भी आरोप लगाइए उसके लिए मैं तैयार हूं, लेकिन आप उसके बारे में बात ही करने के लिए तैयार नहीं है। एक भी जगह आप मराठाओं को नोटिस करने के लिए तैयार नहीं, आप सेकेंडरी कहते हैं, जिनके कारण आपका राज्य चला गया। औरंगजेब ने उसकी जो आयु थी 89 वर्ष तक वो जिंदा रहा, 81 ईयर से लेके केवल 6-7 वर्ष 8 वर्ष केवल हर एक मराठा फोर्ट को वो घेरता गया। पहले वसंतगढ़ को घेर लिया, जीत लिया, किलीदी फतेह उसका नाम रख लिया, बाद में सातारा, बाद में परली यानी कि सज्जनगढ़, वहां से पनाला गया, वहां से ये यहाँ पे विशालगढ़ गया, वहां से वापस आया, फिर कोंडाना, फिर राजगढ़, फिर तोरना, बीच में और 2-3 किले जीत लिए, वहां से वाकिन खेड़ा चला गया। वाकिन खेड़ा एकमात्र ऐसा किला है जो मराठाओं के पास नहीं था, बाकी सभी किले मराठाओं के पास थे। 6 वर्ष 7 वर्ष वो यहाँ पे दर दर के घूम रहा है, हर एक किला जीतने का प्रयास कर रहा है, उस किले का नाम बदल रहा है, फिर भी आप मानने को तैयार नहीं है कि डिक्लाइन का कारण क्या था। ये इतने मनसबदार क्यों बढ़ गए? शत्रु तैयार हुआ। शत्रु कौन है? आदिलशाही, कुतुबशाही, यूरोपियंस या मराठास? मनसबदारों की संख्या बढ़ गई, हिंदू मनसबदारों की संख्या बढ़ गई। अरे हिंदू मनसब नहीं, हिंदू मनसबदार कौन है? जो आदिलशाही कुतुबशाही में काम करते थे, जो खोगिर भर्ती जिसे कहते हैं, जो हेडक ना हो आगे जाके, इसीलिए उनको आपको मतलब ग्रैब करना पड़ा। डेक्कन प्रॉब्लम वाज द मेजर प्रॉब्लम सर, जो वन ऑफ द मेजर नहीं, केवल प्रॉब्लम है, और बाकी जो दूसरे कारण तैयार हुए हैं वो उसके कारण तैयार हुए हैं। आप बाकी सभी कारण बताते हैं और जो मेन है वो नहीं बताते हैं। ऐसा किस लिए? एमिनेंट हिस्टोरियन से शायद इसलिए नहीं, मैं केवल मराठाओं का पक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। आई वॉन्ट टू प्रेजेंट अनदर साइड। मैं मराठा हूं, पुणे में रहता हूं और मराठाओं का पक्ष ले रहा हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं जानता हूं क्या होने वाला है, मैं केवल ये कह रहा हूं कि ये भी एक साइड है, ये भी आप देख लीजिए। कम से कम मुझे कंटेंट पे चर्चा चाहिए, कंटेंट पे, नेम कॉलिंग और ये नहीं चाहिए नहीं, तो नहीं और कुछ मत बताइए। मुझे क्या आता है, मैंने कैसे लिखा है, क्या किया है, रेफरेंसेस वगैरह कुछ नहीं चाहिए। मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है, अगर गलत है तो आप बता दीजिए गलत है, बात खत्म। सही है, नहीं सही है, क्या दुरुस्त चाहिए वो भी बता दीजिए। अगर सही है तो ठीक है, चर्चा आगे बढ़ जाएगी। ना मैं किसी का जास्ती दुश्मन हूं, ना मैंने किसी के साथ दुश्मनी की है, ना मैं किसी को विरोध करना चाहता हूं, बिल्कुल भी नहीं। ये मेरे सामने आया, जो मैंने पढ़ा वो मैंने लोगों के सामने रखा। अभी छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हो गया, ये मैं सवाल भूल गया था। तो उनका जो ये साम्राज्य था, जो आपकी पीएचडी का टॉपिक भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, इसमें कुछ प्रमुख परिवर्तन छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के बाद जो राज्य व्यवस्था में आए, यदि आपको बताने हो तो? परिवर्तन तो उन्होंने शुरू से ही किए। वी हैव नॉट ए सिंगल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दैट ही ग्रांटेड और असाइन एनी जागीर और मुकासा टू एनी ऑफ हिज नोबल। किसी को भी नहीं। क्या होता है, जागीरदार पावरफुल होता है और उसके अंडर फोर्स भी रहती है। वो किसी भी समय आपके विरुद्ध रेबेलियन करे तो वो बड़ी समस्या बन जाती है। तो उन्होंने जागीर सिस्टम बिल्कुल एबॉलिश, कंप्लीट फिनिश। वतनदारी व्यवस्था थी। वतनदार जो थे, वतन वॉज द ओनली ऑफिस विच वॉज हेरेडिटरी इन द मेडिएवल इंडिया, एटलीस्ट in the 16th century
17th century and 18th century, and no any office was hereditary. केवल वतन एकमात्र ऑफिस था जो हेरिडिटरी था. वतनदार इतने पावरफुल नहीं थे एज कंपेयर टू जागीरदार. उन्होंने वतन सिस्टम रिफॉर्म की. छत्रपति शिवाजी ने हाउ मेनी रेवेन्यू शुड कलेक्ट by these watandars? He defined rules and regulations for them and demolished their castles and forced them to live in a simple houses like peasantries and population living. ये उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया. दूसरी बात, परगना और सूबा, उनके जो अधिकारी थे, रेगुलर ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. तीसरी बात, नो असाइनमेंट ऑफ जागीर इन लीव ऑफ सैलरी, डायरेक्ट पेमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट ट्रेजरी. चौथी बात, ये जो अधिकारी है, अधिकारियों के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है. पांचवी बात, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स बहुत किए. फॉर एग्जाम्पल लैंड रेवेन्यू सिस्टम, उन्होंने पूरी जमीन माप ली, उसका कैलकुलेशन किया. जमीन के लगभग 12 प्रकार है. पहले 5 प्रकार जो है उसके ऊपर उन्होंने कंसंट्रेशन किया. उन्होंने कहा कि हमें दोनों फॉर्म में, कैश एज वेल एज काइंड, रेवेन्यू लेना है. जो किसान थे उनको खाने के लिए उनके घर में कुछ भी नहीं था. महाराज ने कहा पहले उनको आप खाने के लिए कुछ दीजिए. अब जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास रोटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कहा कि हमें उनको पीस ऑफ लैंड देना है. बाद में कहा कि इनको कर्जा भी दे दीजिए, एडवांसेस. लेकिन किसानों को 8-10 वर्ष के बाद एडवांसेस वापस करने हैं. उन्होंने कहा आपको पैसों में रेवेन्यू देना है, आई विल एक्सेप्ट मनी, यू हैव टू पे 33%. इफ डू यू वांट टू पे लैंड रेवेन्यू इन काइंड, यू हैव टू पे 40%, 7% एक्स्ट्रा एज कंपेयर टू रेडी मनी. व्हाई? बिकॉज यू हैव टू अप्लाई योर सिस्टम to collect and store grain in your warehouses and to see the prices of the grain in the market in future and to sell them for a good price. How to fetch a good price for collected revenue. And he increased the rate of revenue up to 50%. At the same time, he abolished all other taxes. आप कहेंगे कि हाउ मेनी टैक्सेस, बता दू, बताइए. मोर देन 100 टैक्सेस, मोर देन 100. मतलब 50% देने के बाद भी 100 टैक्सेस और लगते थे लोगों को? नहीं, वो सब एबॉलिश किए. जैसे उसमें कुछ 4-5 टैक्स हो जो, तो वो एक तो मजेशीर टैक्स बता देता हूँ. दशहरा बकरे नाम का टैक्स था. बकरे, फोल, गोट. अच्छा. परगने का जो प्रमुख वतनदार होता था, देशमुख, सभी लोगों को उसको एक बकरा देना पड़ता था दशहरे के दिन काटने के लिए. ठीक, ये भी टैक्स था एक? यस. ये मुगलों के टाइम से चला रहा था क्या? मैं नहीं जानता कब से चला आ रहा था, पर ये मैं किसी के ऊपर चार्ज नहीं लगाना चाहता, पर उस टाइम पे था ये टैक्स था. शिवाजी महाराज ने स्वयं अपने खतों में लिखा है. 21 जून, 22 जून, 23 जून के उनके 4 बड़े बड़े खत अवेलेबल है. आज भी हम कुछ सीख सकते हैं उसमें से. एक खतों का आपने मेंशन किया, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने खतों में भी जो भाषा थी, वो फारसी हटा के जो भी पर्शियन, बिल्कुल, वो क्या था? वो लैंग्वेज रिफॉर्म जो है कि हम आज सार्वभौमत्व की बात करते हैं, लेकिन सचमुच में आज हम सार्वभौमत्व है, अंग्रेजी को कितना महत्व दिया जाता है? हद से ज्यादा. क्यों? हमें हमारी भाषा प्रिय नहीं है. हिंदी में नहीं बात करनी है, ठीक है, मातृभाषा में बात कीजिए. अंग्रेजी का इतना अवडंबर क्यों और किस लिए? 75
अब मैं भी बात करते करते जब मुझे हिंदी नहीं आती है तो मैं अंग्रेजी में बोलने लगता हूँ। हमारी स्वतंत्रता को लगभग 75 वर्ष वर्ष हुए, आज भी हम अंग्रेजी को छोड़ नहीं पाए हैं। क्या हम सार्वभौमत्व की बात कर सकते हैं? रघुनाथ पंत हनुमंते और धुंडीराज लक्ष्मण व्यास, इन दोनों को उन्होंने बुलाया और उन्होंने कहा कि आज हम सार्वभौमत्व की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी भाषा अशुद्ध हो गई है फारसी और अरबी, इन दो भाषाओं के आक्रमण के कारण। इतिहासाचार्य विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े, उन्होंने कुछ टेबल्स तैयार किए हैं। 1640, उस समय इन द डिकेड ऑफ 1640 एक खत में कितने शब्द है? मानो 200 शब्द है, उसमें केवल 40% शब्द मराठी थे, बाकी सभी फारसी शब्द थे। इज्जत व रफाअत, दस्तगा, शामत व सुज्जाअत, इंतकबाल, इकबाल व इजलाल हमरा, सैयद आजम, सैयद सुल्तान, सूबेदार परगना, वाई, अर्जी, शिवाजी राजा, सालाम सलामती। लोगों को कुछ समझ में आएगा? कुछ समझ में नहीं आएगा। मराठी लोगों को समझ में नहीं आता है, दूसरे लोगों की बात ही छोड़ दीजिए। अजरक खाने, राजश्री शिवाजी राजे, दाम दौलत हु ब जानिब, हाल व इस्तकबाल, देशमुखान व कारकुनान, परगना, पूना, बिदानत के शूर सन, इसने सबैन व आलफ। पूना और शिवाजी महाराज का नाम छोड़ के लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ शिवाजी महाराज लेटर्स। उसमें लिखे गए थे। हाँ, ये सब फारसी है, ये सब हटा दिया गया। स्वस्ति हमारा शब्द है, श्री मंगलदायी शब्द है, राज्याभिषेक शक यानी कि भारतीय कालगणना है। एक कौन सा संवत्सर है? आनंद नाम संवत्सर। ये दिनी, इस दिन श्री राजा शिव छत्रपति स्वामी यांनी आज्ञा केली ऐसी जे, इस दिन श्री राजा शिव छत्रपति स्वामी इन्होंने आज्ञा की, ऐसा कुछ वो खत जाने लगे। और उसका प्रमाण जो है वो कितना बढ़ गया? लगभग 80% तक बढ़ गया। इन शब्दों का, इस भाषा का राज्य व्यवहार कोश, एक लेक्सिकॉन तैयार किया गया जिनमें लगभग 1380 शब्द थे। फारसी और अरबी में आए हुए वो सब हटाए गए और प्रति गिरवान संस्कृत मराठी शब्द दिए गए। 1380 शब्द का लेक्सिकॉन तैयार हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज ने करवाया। शिवाजी महाराज ने करवाया। रघुनाथ पंत हनुमंते और धुंडीराज लक्ष्मण व्यास, इन दोनों ने वो कोश तैयार किया। ठीक ठीक। आप अपनी पुस्तक में ही लिखते हैं, मतलब लेट अस क्रिएट अ हिंदू पदपात शाही एंड द एम्पायर टुक प्लेस, द राइज ऑफ द मराठा किंगडम, प्रोग्रेस ऑन द पाथ ऑफ बिल्डिंग एन एम्पायर। तो किंगडम को एम्पायर जो बनाया गया, ये इसके समय से ये शुरू हुआ जो किंगडम एम्पायर की तरफ बनी? हमने 17th सेंचुरी तो मराठा राज्य किंगडम ही था। 18th सेंचुरी में एम्पायर बना। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। स्टेट फॉर्मेशन थियरी, उसके 4 स्टेजेस होती है और एम्पायर फॉर उसका जो कन्वर्जन होता है उसके 3 स्टेप्स है। वो बाद में हम उसके ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे, ऐसे कोई 5-10 मिनट में बताने का वो विषय नहीं है। ठीक। एक विषय पे जरूर बात करनी चाहूंगा मैं, बैटल ऑफ पानीपत पे। हाँ, पानीपत की पराजय के क्या कारण थे? ने पानीपत के पराजय के कारण अलग है, वो अभी विषय नहीं है। मैं सभी दर्शकों का ध्यान एक बात की ओर खींचना चाहता हूं। 1752 में ट्रीटी साइन हुई जिसे अहदनामा कहा जाता है। अहदनामा क्या था? मुगल बादशाह जो था उसने मराठाओं को कहा, आप पूरे देश के अंतर्गत शत्रु और बहिर्गत शत्रु, सभी शत्रुओं से संरक्षण कीजिए। तो हम, मतलब कौन? मुगल बादशाह आगरा, अजमेर, ये 2 सूबे आपको असाइन करते हैं। यू कैन कलेक्ट चौथाई एंड सर देशमुखी, मीन्स 25% ऑफ स्टैंडर्ड असेसमेंट ऑफ द रेवेन्यू प्लस एडिशनल 10% एज ए सर देशमुखी। लीगली मराठाओं ने जो चंबल क्रॉस की, वो नॉट एज एन इन्वेडर बट एज ए प्रोटेक्टर ऑफ द कंट्री। पानीपत क्यों हुआ? अब्दाली कह रहा था कि सतलज को सीमा बनाई जाए। मराठाओं ने कहा सतलज,
पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ उसके लिए हमें 1947 तक रुकने की आवश्यकता नहीं थी, वो 1760 में ही हो जाता अगर मराठा मान जाते, पानीपत नहीं होता तो। वो कह रहा था कि सतलज को सीमा बनाई जाए और सतलज के उस दिशा में अफगानिस्तान और इस दिशा में ये हिंदुस्तान। मराठाओं ने कहा सतलज, मराठाओं के पास पेशावर और मुल्तान तक मराठास गए थे, वो सब प्रदेश हमारे पास है और तुम सतलज की बात कर रहे हो, नहीं होगा। इसीलिए पानीपत हुआ है। पानीपत कोई चौतर सरदेशमुख के कारण नहीं हुआ है, देश के संरक्षण के लिए पानीपत हुआ है। पानीपत में मराठाओं की पराभव हुई, वो अलग बात है, हम मानते हैं उसमें मराठाओं की गलतियां है, वो भी हम मानते हैं, लेकिन जी जान तोड़ क्या आवश्यकता थी? हरियाणा तो महाराष्ट्र में नहीं है, क्यों मराठा उधर गए हरियाणा में और वहां पे उन्होंने लड़ाई की? 75,000 मराठास वर किल्ड बाय द अफगान्स इन दिस बैटल। आज लोगों को उसके लिए कोई उनके दिल में हमदर्दी नहीं है। मुझे बहुत दुख होता है, मराठा केवल उनके राज्य के लिए नहीं गए थे, राष्ट्र के रक्षण के लिए वहां पे गए थे, और यही कारण है। ये कोई मेरे मन की बात नहीं कह रहा हूं, सभी डॉक्यूमेंट्स, और ये डॉक्यूमेंट्स मैंने पब्लिश नहीं किए। मेरे जो पूर्वज है जदुनाथ सरकार, वो बंगाल के, फिर भी मैं कहता हूं कि वो मेरे पूर्वज है, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया है। सुरेंद्र नाथ सेन, आरसी मुजुमदार, ये सब बंगाली हिस्टोरियंस है, लेकिन मैंने उनको कभी भी बंगाली नहीं कहा, आज भी नहीं कहूंगा और कल भी नहीं कहूंगा। वो हमारे है कि जदुनाथ सरकार ने तो ऐसा लिखा है कि महाराष्ट्र इज माई सेकेंड होम। इतना समय उन्होंने, वो यहाँ पे तलेगांव जो है, तलेगांव दाभाडे, यहाँ पे वो रहते थे, रियासतकार सरदेसाई के घर। उन्होंने ये सब पर्शियन डॉक्यूमेंट्स पब्लिश किए हैं, दूसरे लोगों ने भी किए हैं, उनमें ये सब कारण है। वो लोग पढ़े तो उनको पता चलेगा कि पानीपत क्यों हुआ। मैं कोई मराठाओं का पक्ष रख रहा हूं इसलिए मैं गुस्सा हो रहा हूं, ऐसे नहीं है। दूसरी जो साइड है वो लोग सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, ऐसा क्यों? दूसरी साइड मतलब रिसर्च, मानो मैंने एक, आई हैव प्रेजेंटेड वन साइड, इट इज करेक्ट और रॉन्ग ये मैं नहीं कहूंगा, दूसरों को स्टडी करनी चाहिए, और करेक्ट है तो हाँ करेक्ट है, रॉन्ग है तो क्या रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। इट्स ए डिस्कशन, इट इज नॉट ए बैटल, ये कोई बैटल नहीं है। अभी मैंने कहा कि एग्रेरियन क्राइसिस, रेवेन्यू क्राइसिस, ये कोई बैटल नहीं है। आई वांट टू प्रेजेंट अनदर साइड। ठीक है, मैं थोड़ा भावनिक हो गया, पानीपत का विषय आ गया, लेकिन ये डिस्कशन का विषय है, ऐसे होता नहीं, मैं जनरली अपने आप को कूल रखता हूं, लेकिन ठीक है, वो कोई समस्या हाँ, नहीं। तो ये सब बातें ऐसा नहीं होता है कि आप दूसरी साइड भी देख लीजिए ना। मेरा क्या कहना है कि आप कंटेंट के ऊपर बात कीजिए, मुद्दों से लोगों का लक्ष्य विचलित मत कीजिए। नहीं तो जैसे ये जो पानीपत में जो पराजय के कारण थे, वो मैंने किताब में दिए, वो रीडर्स पढ़े, उसमें होगा। हाँ। दो अंतिम सवाल हैं। एक, आप लिखते हैं कि नथिंग कैन बी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री इफ वी डू नॉट स्टडी डिफीट। हाँ, प्लीज टेल अस व्हाट वर द रीजंस फॉर द डिफीट ऑफ मराठास, जो ये अंग्रेजों ने जीता, जैसे उसमें जो आपने बताया भी, प्रीफेस में भी लिखा है, उसमें क्या ऐसे कुछ कारण रहे थे? तो वो सब दिए हैं, लेकिन फिर भी यदि 3-4 मैं बताता हूँ जो मुझे ज्यादा महत्वपूर्ण लगते हैं। उसका कारण भी एक बार मैं आपके बोलने से पहले आपसे बता दूं। आप ही ने बताया कि इतिहास से हमें सीखना चाहिए। हमारे पास कटक से अटक तक और पेशावर तक साम्राज्य था, हिंदू साम्राज्य था, हम उसको हो गए, मतलब जो भी पराजय हुई। आप ही ने बताया कि अगर अंग्रेजों से नहीं हारते तो डच से हारते, फ्रेंच से हारते, ऐसा होता तो क्या वो गलतियां दोबारा ना की जाएं, और इसके क्या कारण थे, इसलिए मैंने आपसे पूछा। साइंटिफिक प्रोग्रेस जो होती है, कोई भी राज्य करता हो, ये शिवाजी महाराज के बारे में मैं बात कर रहा हूं, उनके पीछे ऐसा ना कोई हुआ, ना उनके बाद में आज तक कोई ऐसा हुआ, कोई भी नहीं, बार बार कह रहा हूं। मैं हिस्टोरियन हूं, किसी हिस्टोरियन को किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए, वरना वो उनके फेवर में आ जाएगा, लेकिन फिर भी कह रहा हूं,
एक किसी भी राज्यकर्ता के पास दो महत्वपूर्ण गुण क्वालिटीज होनी चाहिए। एक तो एक्सपेरिमेंटिंग पावर और दूसरी जो भी बदल होते हैं टू एक्सेप्ट देम, टू एक्सेप्ट द चेंज, अडेप्ट द चेंज। ये दोनों आज ये दो गुण आज भी भारतीयों के पास नहीं है। ठीक। हमारे पास एक्सपेरिमेंटिंग पावर ही नहीं है। हम री इंजीनियरिंग में पूरे विश्व में क्रमांक 1 पे है, लेकिन इंजीनियरिंग में क्यों नहीं है? अगर है भी, लेकिन उसका जो प्रपोर्शन है, उसका जो रेशो है, वो कम है। मैं अपने लोगों को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। हमारे पास आज क्या नहीं है? सब कुछ हमारे पास है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाए ये हमें पता नहीं है। गलतियों से सीखने के लिए हम तैयार नहीं है। डिसिप्लिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, डिसिप्लिन। आज पूरे विश्व में, पूरे भारत में घूमता हूं, जहां भी जाता हूं, डिसिप्लिन तो मुझे दिखाई नहीं देता। महाराष्ट्र थोड़ा ठीक ठाक है, डिसिप्लिन है महाराष्ट्र, बिल्कुल। भारत के और एरिया बिल्कुल, मैं महाराष्ट्र में रहता हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन फिर भी डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन है। मैं किसी राज्य का नाम नहीं लेना चाहता, हमारे दर्शक निराश हो जाएंगे। महाराष्ट्र तो भारत का ही हिस्सा है ना। जब सभी जगह कहीं पे भी ये ऐसे कागज फेंक देते हैं, पान तंबाकू मावा गुटखा, इतनी गंदगी हो गई है, पूरे देश को कैंसर हो जाएगा। इधर महाराष्ट्र में नहीं थूकते हैं ना, लेकिन उसका प्रमाण कम है, वो करते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इधर कुछ भी नहीं है, इधर है, लेकिन एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स कम है। ठीक। अंतिम प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ मराठा एम्पायर टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया? 1947 में हमारे मैप में आज जो भारत हमें दिख रहा है, मराठी में उसे ऐसा कहा जाता है कि शिल्लक राहिलेला भारत, जो बचा हुआ भारत है, वो केवल और केवल मराठाओं के कारण है। यही मराठाओं का कंट्रीब्यूशन है। मराठाओं का कंट्रीब्यूशन है। आपने जैसे हिस्ट्री इतनी पढ़ी है, और मेरा आपके प्रति सम्मान इसलिए भी है कि मुझे बहुत कम लोग मिले जिन्होंने इतना गहन अध्ययन किया। अब उसका कारण हो कि दिल्ली में पढ़ने वाले नहीं मिलते या मेरी मुलाकात नहीं हुई, वो अलग बात है। एक इस चीज पे हम खत्म करेंगे, क्या ऐसा भी था कुछ कि राजपूताना और मराठाओं का कन्फ्लिक्ट, जैसे आज की डेट में भी जैसे हम देखते हैं, जैसे आपने अभी जो बोला, कन्फ्लिक्ट था भी और नहीं था भी। एज ए ब्रदर हिंदू सभी को लगता है कि एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कन्फ्लिक्ट ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसा कुछ सुप्रीमेसी वाला तो कॉन्सेप्ट नहीं है? मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। सुप्रीमेसी का कॉन्सेप्ट नहीं है, पॉलिटिकल पावर का है कि हमारी पावर, पॉलिटिकल पावर, जैसे राजपूताना का ज्यादा बड़ा वो था या हमारा ज्यादा? हाँ, ये है। हाँ, ये डॉक्यूमेंट्स में भी है या डॉक्यूमेंट्स में आता है ना, सीधा सीधा आता है कि व्हाई शुड आई पे मोर रेवेन्यू टू यू हु हैज गिवन अथॉरिटी टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम माय टेरिटरी। ठीक, ये आता है उसमें, और बिल्कुल आता है। और इस पे आपका क्या कहना होगा? जैसे जो ये मैं आपसे इसीलिए पूछ रहा हूँ कि ये पॉडकास्ट हमने काफी लंबा किया है, तो इससे क्या है, जो लगभग मैं ये चाहता हूँ कि जितने थोड़े थोड़े जो मेजर सबके बीच में दिमाग में डाउट रहता है वो क्लियर हो जाए। एक ऐसा चलता है कि मराठा सेनाएं जो थी ये भी स्त्रियों का बलात्कार वगैरह करती थी। बिल्कुल नहीं, ये झूठ तथ्य पे है। नहीं, एक क्या है कि किसी भी हिस्टोरियन को उसका जो स्टेटमेंट है उसके लिए डॉक्यूमेंट्री रेफरेंस एविडेंस देना चाहिए। आप मुझे एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे दीजिए, एक मैं दो नहीं कह रहा हूं, एक उस जमाने का कोई कंटेम्पररी, एक कोई भी दे दे, केवल भारतीय नहीं, आउटसाइड के लोग भी एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे कि सच एट्रोसिटीज कमिटेड बाय द मराठाज दे दें जो थ्रू आउट 2 centuries, 17th century, 18th century। और जो ये औरंगजेब ने मंदिरों को दान दिया, जो ऑर्डर ट्रस्की वाला है, ये फरमान जो दिखाए जा रहे हैं, ये कितने असली कितने नकली हैं? ये मुझे किसी ने बताया, आप मुझे तोप के सामने रख रहे हैं, लेकिन मैंने स्वयं ये तय किया है कि अब मैं अब ये सब सभी लोगों के सामने आने ही वाला है, तो ये सब करना कभी ना कभी तो तोप के सामने जाना ही है।
अभी हमारे जो गुरुदेव है, मुझे पता चला कि आप उनके पास गए मिल थे। गया। उन्होंने मुझे, इसीलिए मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा। हाँ। तो उनका तो मैं बता दूं या आप ही बताएंगे पहले? न वो उन्होंने अभी उनकी जो किताब आएगी उसमें ये उन्होंने क्लियर कर प्रूव दिया है। किया है। ये चित्रकूट का जो फरमान कहा जाता है वो स्पूरियस है। गुवाहाटी का जो फरमान कहा जाता है वो फरमान ही नहीं है। किसी कागज पे 4 पर्शियन सेंटेंसेस लिखने से फरमान नहीं बनता है। फरमान कैसे ड्राफ्ट होता है, ऊपर की 2 लाइन छोटी, इधर वो सील, वो सारा बताया उन्होंने हमको। तो उसका एक प्रोसीजर होता है। फरमान पहले वाक्य निविस लिखता है, बाद में डायरी में एंट्री उसकी होती है। और बाद में फरमान निविस के पास वो मैटर जाता है। बादशाह ऐसे किसी को फरमान नहीं भेजता जिसको कम से कम 5000 मनसब है। ऐसा मनसबदार बादशाह को कहता है कि इनको जागीर देनी है या मदद माश वगैरह कुछ भी देना है, तो बाद में बादशाह फरमान लिखता है। जिसके जो भी मेडिएटर हो उसका सील, ऐसा जो कागज रहता है, तो फ्रंट में राइट बाजू में नीचे कोने में उसका सील रहता है और उसकी जो डेट आती है अंत में ही आती है, जहां पे मैटर फिनिश होता है अंत में ही। बीच में आती है तो मानो वो फरमान स्पूरियस है। ये जो चित्रकूट फरमान है उसकी एक ही सेंटेंस आदि है, यानी जिसने वो स्पूरियस बनवाया है उसको ये भी उसको ये रूल्स पता नहीं है कि फरमान के रूल क्या होते हैं। दूसरी बात, वो जो आखिरी सेंटेंस है उसमें बिल्कुल अंत में उसकी तारीख आनी चाहिए, फरमान जिस तारीख को लिखा गया, लेकिन यहाँ पे वो तारीख बीच में आई है। ये भी रूल उसको पता नहीं है। और बहुत सारी बातें वो गजानन मेनले सर ने लिखी है। वो फरमान मैंने स्वयं देखा है। वो फरमान वहां पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, उसकी जीरोक्स कॉपी है। और वहां के जो महंत है उन्होंने मेरे नाम का खत ही लिख के दिया है। पूना के डॉक्टर केदार फाल्के यहाँ आए थे, हम ये फरमान हमने उनको दिखाया। हमारे पास ओरिजिनल नहीं है, हमारे पास जीरोक्स कॉपी है। यही जीरोक्स कॉपी हमने उनको दिखाई। ये जो दूसरे फरमान है वो फरमान नहीं है। ये सब जकबार का जो औरंगजेब का फरमान है वो स्पूरियस फरमान है। गुवाहाटी का तो फरमान ही नहीं है, वो फरमान ही है नहीं। तो ये सब बातें हैं। वी हैव नॉट ए सिंगल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दैट औरंगजेब ग्रांटेड ए पीस ऑफ लैंड और एनी अमाउंट टू एनी टेम्पल एज ए डोनेशन और ग्रांट। सिंगल पीस ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो इसी पे हम समाप्त करेंगे इस पॉडकास्ट को। थैंक यू सर, आपने इतना टाइम दिया। और आप सब जो 12 किताबें हैं उसमें 2 इंग्लिश में हैं, एक अभी अनअवेलेबल चल रही है, एक अवेलेबल है, उसको जरूर पढ़ें। और मैं दिल्ली से पुणे जो चल के आया हूं उसमें सबसे पहला नाम और कहूं अंतिम नाम जो था वो मेंडले सर के बाद वो डॉक्टर केदार फाल्के जी का ही था। और मैं सर जिस दिल्ली से आया हूं, गुलामों की दिल्ली कहते हैं उसे, नहीं, उधर इस तरीके से इतना जानने वाले इतिहासकार मुझे कम मिले। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है, किताब जरूर पढ़ें। थैंक यू सर, आपने हमें टाइम दिया। जय तुलजा। बहुत बहुत धन्यवाद।